रामलाल लगातार फेलियर की वजह से इस बार उसने सोचा कि कुछ बड़ा करते हैं। संघर्ष ज्यादा होगा लेकिन सपना बड़ा देखते हैं। उसने सोचा कि क्रिकेटर बनता हूं, और क्रिकेटर में वो भी बॉलर। हरभजन सिंह और मुथैया मुरलीधरन से वो काफी प्रभावित था, तो सोचा कि स्पिन बॉलिंग करूंगा मैं। अब उसने पकड़ा बॉल और बॉल को ऐसे घुमा के फेंकता तो उसका बॉल घूमता ही नहीं। बॉल ड्रिफ्ट करता है ना, स्विंग करता है, वो कर ही नहीं रहा था। बॉल जाता, इसका बॉल जाता, टप्पा खाता और ऐसे उठता। थक हार के उसने स्पिन बॉलिंग करनी छोड़ दी। क्या आप रामलाल को कुछ गाइड करना चाहेंगे कि बॉल को किस तरीके से फेंकना चाहिए ताकि वो ड्रिफ्ट करे, हवा में टप्पा खाने के बाद घूम जाए? देखा होगा मुथैया मुरलीधरन के कई मैच, जब बहुत पहले 10 साल पहले 15 साल पहले लगभग वही क्रिकेट देखा करता था 10 साल पहले, तो बॉल ऐसे फेंकता था और बैट्समैन को लगता कि बॉल वाइड जाएगा, इधर से सीधा उधर जाएगा, बॉल ऐसे घूम जाता था। 30-40 डिग्री तक घुमा देता था वो। 30-40 डिग्री तक स्विंग कर जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो रामलाल ने सोचा कि यार ये स्पिन बॉलिंग तो नहीं हो रही, चलिए फास्ट बॉलिंग करते हैं। जब वो फास्ट बॉलिंग करने गया तो एक बात से परेशान था, है ना, क्रिकेट देखता और सीखता। ये जो क्रिकेटर्स लोग होते हैं, जो बॉलर्स होते हैं, बार बार बॉल को पकड़ के ऐसे घींचते क्यों है? बॉल पुराना हो जाता है तो चमकाने के लिए घींचते हैं क्या, ताकि उसमें शाइनिंग रहे और बैट्समैन को ना दिखे? रामलाल को इस बात का जवाब नहीं मिल रहा था। रामलाल काफी परेशान और हैरान और सोचता रहा। वो भी बॉल को घिसता रहता, चारों तरफ से ऐसे घिसता रहता। तो आखिर बॉल को घिसते क्यों है? इस सवाल का जवाब अगर आप रामलाल को देना चाहेंगे तो फटाफट जवाब दीजिए। चलिए, आप सभी बच्चों का स्वागत है फ्लूइड डायनामिक्स के लेक्चर नंबर 5 में। फ्लूइड डायनामिक्स के लेक्चर नंबर 5 में आज का हमारा जो गोल है वो गोल है स्पीड ऑफ ए फ्लक्स। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लेकिन आज हम स्पीड ऑफ ए फ्लक्स पे करेंगे साहब पीएचडी। हर एक छोटे छोटे न्यूमेरिकल स्पीड ऑफ ए फ्लक्स पे क्या पूछे जा सकते हैं, किस तरह के कंटेनर से जब लिक्विड बाहर निकलता तो सवाल बनते, वो सारे सवाल करेंगे। उसके बाद मैग्नेस इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। अगर आप ना दे पाएंगे तो हम देंगे रामलाल को नॉलेज कि आखिर बॉल को रगड़ा क्यों जाता है, किस तरीके से स्पिनर बॉल को पकड़ता है और फास्टर बॉल को पकड़ने का तरीका अलग होता है। तुम तो बस क्रिकेट देखते हो, काला अक्षर भैंस बराबर। तुम्हें तो ऐसा लगता है सर बॉलिंग करनी हो तो फास्ट करनी हो या स्पिन करनी हो, बॉल तो एक ही जैसा पकड़ा जाता है ना। नहीं, और बॉल जब हाथ से निकलता है तो उसमें भी फर्क होता है। हम ये सारी चीजें मैग्नेस इफेक्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद वेंचुरीमीटर पढ़ेंगे। एक इंस्ट्रूमेंट है, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो को मेजर करने के काम आता है। उसके बाद हम विस्कोसिटी को थोड़ा सा महसूस करेंगे कि विस्कोसिटी आखिर होता क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाली चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, इसको मैं एक बार और आपको समझाना चाहूंगा बहुत आसानी से और जल्दी में। देखो, नॉर्मल डेरिवेशन हम जब करते हैं तो कंटेनर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल है। स्मॉल ए कैपिटल ए से बहुत छोटा है। अगर स्मॉल ए कैपिटल ए से बहुत छोटा है तो यहां से निकलने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी इसके कंपेयर में, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एरिया जहां पे ज्यादा वहां पे वेलोसिटी कम, जहां एरिया कम वहां पे वेलोसिटी ज्यादा। तो V1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन V2। अब जब मैं बर्नौली इक्वेशन लगाऊंगा तो यहां पे प्रेशर प्लस यहां पे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो V स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो G। यहां से रेफरेंस ले लिया तो इससे कितने हाइट पे है, इससे हाइट है आपका सिर्फ स्मॉल h। तो देखो P2 रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर, ये होगा PA प्लस हाफ रो V1 का होल स्क्वायर। अब मेरी बात सुनना, इस टर्म को मान लो मैं यहां ले जाता हूं, हाफ रो V1 का स्क्वायर और हाफ रो V2 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा सोच के बताओ। इस पूरे टर्म को इधर ले जाता हूं तो सर हाफ रो कॉमन है, बाहर निकाल लो। तो हाफ रो जैसे ही कॉमन निकालूंगा तो ये होगा V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। अब तुमने ये समझा था कि V1 बहुत ज्यादा है तो जो ज्यादा है उसका स्क्वायर और ज्यादा होगा, और जो छोटा है उसका स्क्वायर और छोटा होगा। तो ये बहुत ज्यादा, ये बहुत छोटा, तो सब्ट्रैक्ट करने से ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। कौन नेग्लिजिबल हो जाएगा? V2 का टर्म। तो हम V2 को नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। V2 को नेग्लेक्ट कर देंगे तो इस तरफ बेटा टर्म बनेगा आपका P2 और PA को भी इधर ले आया तो P2 माइनस PA
प्लस रो जी एच, V2 का टर्म कैंसिल कर दिया, देखो V2 का टर्म कैंसिल कर दिया, हाफ रो V1 का स्क्वायर, तो V1 इज इक्वल टू ये आ गया। बेटा इसको याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है, 1% न्यूमेरिकल इस पे आता है, 2 लाइन का डेरिवेशन है, आप कर लेंगे। ये डेरिवेशन बर्नौलीज इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे बेस्ड है, थोड़ा लेंदी है, मुश्किल है। तो टोरिसेली ने कहा कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो, ऐसा करो ना, कंटेनर खोल दो, हवा आने दो, हवा पानी लगता रहेगा लिक्विड में, तो माहौल बना रहेगा और बच्चों के लिए भी आसानी हो जाएगी। कैसे? जैसे ही कंटेनर को ओपन कर दिया मैंने, तो यहां पे बेटा एयर 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 होगा। एक चोमू बच्चा मेरे से पूछता है कि सर देखो, कि ऐसा समझो कि मान लो यहां से यहां तक कंटेनर है, लिक्विड लेवल ये है, तो ये भी तो लेंथ कुछ खाली होगा, ये लेंथ की वजह से मान लो कि कैपिटल एच है, तो यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा रो जी एच। अरे कतई बकलो लो बे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस हाइट की वजह से नहीं आया है, एटमॉस्फेयर की वजह से आया है, और एटमॉस्फेयर ग्राउंड लेवल से बहुत ऊंचाई तक एटमॉस्फेयर का एक सराउंडिंग है, उसके वजह से नेट प्रेशर आया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरी कितने हाइट तक एटमॉस्फेयर है, बहुत ज्यादा ऊंचाई तक है, उसके वजह से मेरे बॉडी पे जो प्रेशर पड़ेगा उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसमें इतना हो या इतना ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, समझ में आया कि नहीं है? तो लिक्विड मान लो यहां पे है तो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी है, लिक्विड यहां पे तो भी पी है, यहां पे तो भी पी है। गजब गजब सवाल पूछते हो यार, मतलब ऐसे ऐसे सवाल जो पूछते हो ना, मुझे लगता है कि इन सारे सवालों को मुझे ना लिख के इकट्ठा करना चाहिए एक जगह, और अगली बार पढ़ाते समय खासकर इन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। मतलब मेरा भी ध्यान वहां तक नहीं जाता, हालांकि मैं भी बहुत चोमू टाइप आदमी हूं, मैं भी बहुत दिमाग से पैदल था, मुझे जो जो जहां जहां दिखते आई, जहां जहां संघर्ष किया मैंने, वो सारी चीजें मुझे लगता है कि बच्चों को नहीं आएगा समझ, तो मैं वो समझाने की कोशिश करता हूं, तुम्हें लगता है हाँ ये मास्टर बढ़िया है, बढ़िया पढ़ा रहा है, बढ़िया नहीं पढ़ा रहा। दिमाग से मैं भी पैदल हूं, मैंने जो संघर्ष किया है जहां पे वहां तुम्हें समझा देता हूं, और तुम भी दिमाग से पैदल हो, ये बस फर्क है। अब तो जितना दिमाग से पैदल वाली बात है ना, उसको मैं डायरी में लिखूंगा, मजाक नहीं कर रहा। बस ऐसा ऐसा सवाल पूछ लेते हो ना, मतलब इमेजिनेशन से बाहर, एकदम एकदम इमेजिनेशन से बाहर। तो चलो देखो, तो जैसे ही ओपन करूंगा तो यहां पे सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये कंटेनर का होल यहां पे बाहर खुला हुआ, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये दोनों प्रेशर सेम हो जाएगा, तो वेलोसिटी आ जाएगा √2gh। ये वेलोसिटी ठीक उसी तरह का एक्सप्रेशन है जैसा अगर मैं एक बॉल को यहां से रिलीज कर दूं, तो ये बॉल h हाइट चलने के बाद जो वेलोसिटी शो करता है √2gh, वही वेलोसिटी यहां पे आया है √2gh, जहां पे 2 न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, h लिक्विड लेवल का हाइट है फ्रॉम होल। होल से लिक्विड लेवल जितने हाइट तक फिल्डेड होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। अगर मान लो यहां से यही तक लिक्विड फिल्डेड है तो मरा मरा सा बाहर आएगा, जितनी ज्यादा हाइट तक लिक्विड फिल कर दूंगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। अगर मैं वेलोसिटी और हाइट के बीच ग्राफ बनाऊं तो कैसा ग्राफ बनेगा सर? ये बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये दोनों पेज फिर से लिखने की जरूरत नहीं, ये बस एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा। स्पीड ऑफ ए फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया एंड होल ऑफ द कंटेनर। इस एक्सप्रेशन में एरिया होल का और कंटेनर का आया ही नहीं है, तो मैं कैसे बोल दूं कि वेलोसिटी डिपेंड करे? एक्चुअल में बहुत प्रिसाइजली देखोगे तो डिपेंड करेगा। जब आप यहां पे v की वैल्यू निकालोगे, ये v1 निकालोगे, और v2 मान लो लिक्विड के सरफेस का वेलोसिटी आपको नहीं पता, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से यहां पे v2 को रख दोगे स्मॉल a बाई कैपिटल A v1, तो यहां पे v2 को रखोगे स्मॉल a कैपिटल A बाई v1। जब यहां पे एक्सप्रेशन रख दोगे तो यहां पे v1 का स्क्वायर स्मॉल a का होल स्क्वायर बटा कैपिटल A का होल स्क्वायर आएगा। फिर यहां से v1 कॉमन निकलेगा, तो एरिया इस एक्सप्रेशन में दिखेगा। ऐसा नहीं कि डिपेंड नहीं करेगा, एरिया दिखेगा, लेकिन स्मॉल a का होल स्क्वायर बहुत छोटा है, कैपिटल A का होल स्क्वायर बहुत बड़ा है, तो यहां पे डिनोमिनेटर में कैपिटल A का होल स्क्वायर बहुत बड़ा होगा, तो ये टर्म 0 हो जा रहा है। प्रिसाइजली डिपेंड करेगा ऐसा नहीं है, लेकिन यहां पे एरिया का जो फ्रैक्शन है वो बहुत बड़ा छोटा है, इसलिए हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वाला जो टर्म आएगा ना, इतना छोटा आएगा कि इसमें भी ये टर्म ऐड करके आपको कुछ खास फर्क नहीं दिखेगा, मतलब नेग्लिजिबल फर्क पड़ रहा है। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन लिक्विड, डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। ये लिक्विड के डेंसिटी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि आपको रोज ऐसा टर्म यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एक बच्चा फिर कमेंट कर रहा, मैं थोड़ा बहुत तुम्हारे ऐप में देख लेता हूँ, सर आपने जो स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स वाला लास्ट वाला सवाल का आंसर नहीं बताया, सर आंसर बता दो प्लीज प्लीज। तुम्हारा फोन हैंग कर गया था क्या लास्ट में?
या बैटरी डिस्चार्ज हो गया था, इंटरनेट चला गया था, कि इथरनेट चला गया था, कि तेरा बुद्धि खत्म हो गया था, यहाँ पे क्या टिक किया हुआ है, अभी नहीं टिक करके लाया, लास्ट क्लास में करा दिया था। मतलब कुछ भी। कैसे हो यार तुम कि प्लीज, और बहुत रिक्वेस्टिंग में ऐसा नहीं है सर प्लीज वो लास्ट वाला आंसर का जवाब नहीं बताया सर आपने, सर उसका आंसर क्या होगा सर, आई एम वेरी कंफ्यूज। वाटर एंड केरोसिन, वाटर की डेंसिटी 1000 kg मीटर क्यूब and kerosene की density 800 kg meter cube are filled into two identical cylinder vessel. Both vessel have a small hole at their bottom. The speed of the water and kerosene coming out of their holes with are V1 and V2 respectively. Then select the correct alternative. V1 is equal to V2. That's it. V1 is equal to V2. Next देखिएगा, bottom of a cylinder vessel bottom of a cylinder vessel has a circular hole. Bottom of a cylinder vessel has a circular hole of radius smaller. Okay, no problem. And at a depth h below the water level. अच्छा, water level से h depth पे है। होल के बारे में बताइए कि होल का रेडियस स्मॉल r है और वाटर लेवल से h डेप्थ पे है। देखो, द बॉटम ऑफ अ सिलेंडर वेसल हैज अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r एंड एट अ डेप्थ h बिलो द वाटर लेवल। इफ द डायमीटर ऑफ द वेसल इज कैपिटल डी, ओके नो प्रॉब्लम, डायमीटर इसका कैपिटल डी है, डायमीटर बता दिया वेसल का। द फाइंड देन स्पीड विथ विच वाटर लेवल इन अ वेसल ड्रॉप्स। अब यहां पे वाटर का जो लेवल है वो कितने वेलोसिटी से नीचे ड्रॉप करेगा, उसको v1 मान लेता हूं, ये हमसे पूछा है। सर ये तो बड़ा कम होगा, हाँ होगा कम, लेकिन हमें निकालना है। तो सर कैसे निकाले? तो देखो यहां पे जो लिक्विड बाहर आएगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, √2g स्मॉल h होगी, है ना, 2g स्मॉल h होगी। और इसका एरिया πr² होगा। तो इन दोनों पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा देता हूं। लिक्विड तो वही है, ये जितना रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो नीचे जाएगा उतना ही रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो बाहर आएगा। तो इसका एरिया बोलो πr² इज इक्वल टू इंटू √2gh इज इक्वल टू, इसका एरिया बोलो तो ये हो जाएगा पाई, इसका रेडियस होगा d/2, तो d²/4 इंटू v0 ये आएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल होगा, v0 इज इक्वल टू आ जाएगा 4r² बाई d² इंटू √2gh, ये आपका वेलोसिटी आ जाएगा। आप कहेंगे लेकिन सर आपने तो यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया था वो टर्म, फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा के आंसर निकाल रहे हो, सर ये नहीं समझ आया। एकदम ही चोमू टाइप सवाल, कई सारे बच्चों के दिमाग में ये डाउट अभी अभी आया है, उत्पन्न हुआ है, ये डाउट कि सर आपने अभी तो बोला था कि ये टर्म बहुत नेग्लेजेबल होगा, तो नेग्लेक्ट हो गया, तो इसके कंपेयर में इसकी वेलोसिटी तो कुछ होएगी ही नहीं, तो फिर निकालने की क्या जरूरत है बेटा, इसके कंपेयर में इसकी वेलोसिटी बहुत कम होगी। आई एग्री, क्योंकि ये जो रेडियस है ना वो बहुत कम है और कैपिटल डी बहुत ज्यादा है। कैपिटल डी बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा का स्क्वायर करोगे नीचे अभी डिनोमिनेटर में, तो वैसे भी ये वैल्यू बहुत कम आएगी, लेकिन जो आएगी वो तो निकालना पड़ेगा ना। तो सब पिछले एक्सप्रेशन में आपने उसको नेग्लेक्ट क्यों किया, देख तो कितना बड़ा चोमू, उसका जवाब देख। मान ले कि कोई टर्म लिखा हुआ है ऐसा d² प्लस स्मॉल r², या माइनस टर्म आने वाला था स्मॉल r² एंड d² इंटू स्मॉल r², इन दोनों का रिजल्ट लिख, वेयर r इज वेरी 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 स्मॉलर देन कैपिटल D। अगर r बहुत छोटा है तो इसका रिजल्ट लिख। जब ये मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है तो छोटे नंबर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करने पे बहुत छोटा हो जाएगा ओवरऑल रिजल्ट, तो ये d² इंटू r² ही आएगा। यहां पे हम अप्रोक्सीमेशन नहीं करते, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में अप्रोक्सीमेशन नहीं होता, बायोलॉजी, अरे वो बायोलॉजी, तुम्हें यही करके चिढ़ाऊंगा मैं, अब तेरा नाम ही बायोलॉजी है, गणित से बहुत दूर। अप्रोक्सीमेशन कहां होता है, अप्रोक्सीमेशन यहां होता है जहां पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तेरा d² रह जाएगा, ऐड करोगे तो r² छोटा है तो r छोटा है तो r का स्क्वायर और छोटा होगा, तो छोटे नंबर से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये d² ही रह जाएगा। लेकिन जब छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में वो रहता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हुआ है, लेकिन यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ था भाई साहब,
एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ था, ये टर्म को जाके इधर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो v2 का स्क्वायर बहुत छोटा होगा। चोमू आगे बढ़, नहीं बायोलॉजी आगे बढ़, चल देख। अ सिलेंडर कंटेनिंग वाटर स्टैंड्स ऑन अ टेबल ऑफ हाइट h। अच्छा एक टेबल है, ओके, इस टेबल के टेबल ऑफ हाइट h, अच्छा टेबल का हाइट h है, टेबल का हाइट h है। A small hole is punched in the side of cylinder at its base। अच्छा सिलेंडर का हाइट नहीं बताया, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के बेस में एक होल कर दिया। The stream of water strike the ground at a horizontal distance r। अच्छा यहां से पानी जो निकल रहा है ग्राउंड पे r डिस्टेंस पे कोलाइड कर रहा है, मतलब फॉल कर रहा है फ्रॉम द टेबल। देन डेप्थ ऑफ द वाटर इन द सिलेंडर इज। अच्छा डेप्थ ऑफ अ वाटर इन द सिलेंडर इज, मान लो यहां से यहां तक सिलेंडर भरा हुआ है तो आपसे ये वाटर का डेप्थ पूछा है, वाटर की डेप्थ को x मान लेते हैं, है ना, यहां तक वाटर फिल्डेड है। सवाल पहले बहुत पेशेंटली पढ़ के समझिए। सवाल कह रहा है सिलेंडर कंटेनिंग वाटर स्टैंड्स ऑन अ टेबल ऑफ हाइट कैपिटल H। अच्छा एक चीज बताता हूं, मैंने अभी रिसेंटली सीखा है, मैं बच्चों को कहता था देखो पूरा सवाल मत पढ़ो, सवाल का एक पार्ट पढ़ो, वहां से जो इंफॉर्मेशन मिले वो लिख लो फिर आगे पढ़ो। लेकिन इसमें एक गलती मैंने महसूस की, ध्यान से सुनना काम आएगा शायद, या तुम एक्सपर्ट होगे, तुम पहले से जानते होगे। सवाल पूरा मत पढ़ो, सही बात है, सवाल को पार्ट वाइज में पढ़ो और इंफॉर्मेशन जो मिले उसको लिख दो, सही बात है। लेकिन सवाल को पढ़ते पढ़ते जहां इंफॉर्मेशन मिले वहीं पे लिखने मत लग जाओ। जब तक फुल स्टॉप ना है तब तक सवाल को पढ़ते रहो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं हो जाता हूं और तुम सोच के बताना क्या सही बोला या गलत बोला, मैं हो जाता हूं। शायद तुमने यहां पे पढ़ाते हुए भी मुझे देखा होगा। अब फुल स्टॉप से पहले ही मैंने क्या किया, कुछ इंफॉर्मेशन मिला मैंने लिख लिया। अब वो स्टेटमेंट तो कंप्लीट हुआ ही नहीं था, वो तो उसमें कुछ और भी समझाना चाहता था। अब जब मैं आगे वाला टर्म पढ़ रहा तो उसका मीनिंग ही अलग हो जाएगा। अगर फुल स्टॉप नहीं लगा है तो उस स्टेटमेंट को दो पार्ट में आप डिवाइड नहीं कर सकते। अगर फुल स्टॉप नहीं लगा है तो उस स्टेटमेंट को आप दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब ही बदल जाता है, लगता है कि क्या पढ़ रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। समझ में आया? तो सवाल को पार्ट वाइज पढ़ो, जब तक फुल स्टॉप खत्म ना हो जाए तब तक पढ़ते रहो। अ सिलेंडर कंटेनिंग वाटर स्टैंड ऑन अ टेबल ऑफ हाइट h। खत्म हो गया, ठीक है, टेबल ऑफ हाइट h के ऊपर रख दिया, ग्राउंड से h हाइट तक टेबल है, उसके ऊपर सिलेंडर रख दिया। अ स्मॉल होल इज पंच्ड इन द साइड ऑफ द सिलेंडर एट इट बेस। स्मॉल होल पंच किया साइड ऑफ द सिलेंडर एट इट्स बेस, एरिया नहीं बताया, जरूरत भी नहीं होगी शायद। द स्ट्रीम ऑफ वाटर स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द टेबल, टेबल से r डिस्टेंस पे वाटर फॉल कर रहा है। देन द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द सिलेंडर इज। बहुत क्रिस्टल क्लियर है। अब एक बात बताओ, सिलेंडर को वर्टिकल रखा है टेबल पे और सरफेस पे ये होल वर्टिकल किया, तो यहां से जो वाटर निकलेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकलेगा और उसकी वेलोसिटी होगी √2g, डेप्थ x है तो x के टर्म्स में। कोई भी चीज हॉरिजॉन्टल जाता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट लगाइए। टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, लगाइए बेटा लगाइए। कहां लगाइए? टाइम ऑफ फ्लाइट लगाइए, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। वर्टिकल वेलोसिटी इसका 0 लेंगे तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा √2h/g हो जाएगा। तो सर हमें रेंज निकालना है क्या? हाँ, तुम एक पार्टिकल की तरह मानो जो इतने वेलोसिटी से चला है और इतना हाइट नीचे गिरा है, कितना? कैपिटल H हाइट। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? रेंज होता है, याद करिए, रेंज होता है एक्स एक्सिस की वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी हो गई √2gx और टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया √2h/g। ये हो गया आपका रेंज। दोनों तरफ रूट है तो रूट को कॉमन लेंगे, स्क्वायर इधर हो जाएगा। r² इज इक्वल टू 2gx इंटू 2h/g। g से g कैंसिल होगा। हमसे x की वैल्यू पूछी थी ना बेटा, ठीक है, तो x इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा सर? 2 दूना 4h, 4h को नीचे ले आओ। x इज इक्वल टू r²/4h। क्या ये सवाल सॉल्व करते हुए तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन की थोड़ी याद आई? r²/4h इज योर करेक्ट आंसर। तो यहां पे फ्लूइड में प्रोजेक्टाइल मोशन का फ्लेवर एडेड होता है। लेकिन देखो कितना स्मूथली मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, घबराने की बात ही नहीं है कहीं भी। सवाल आएगा, और भी सवाल आएगा। चलिए सवाल है, मान लीजिए नहीं रुक जाइए, इस सवाल से पहले हम ये सवाल कर लेते हैं। ये सवाल करते हैं। सवाल क्या है? टैंक विथ वाटर टू हाइट h, टैंक फिल्डेड विथ वाटर टू हाइट h। अच्छा, टैंक फिल्डेड विथ वाटर
टू अ हाइट h, पूरा ही भरा हुआ मान लेता हूं, h हाइट का टैंक है। होल इज मेड ऑन वन ऑफ द वॉल एट डेप्थ d, यहां से d डेप्थ पे होल किया है, ये रहा होल। होल बेस पे नहीं किया है। कई बार कहते हैं कि वाटर फिल्डेड है, बेस पे होल किया, लेकिन ये अपर सरफेस से d डेप्थ पे होल किया है, जहां से पानी निकल के कहीं पे यहां पे गिरेगा। बिलो द वाटर सरफेस, बिलो द वाटर सरफेस, सरफेस से d डेप्थ। द डिस्टेंस x फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल, डिस्टेंस x फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल at which stream of water coming out of the tank strike the ground given by, यहां से x डिस्टेंस पे ये स्ट्राइक कर रहा, तो x की वैल्यू आपसे पूछी है, x की वैल्यू आपसे पूछी है, कितने x पे फॉल करेगा। सर ये तो पिछले सवाल जैसा हो गया। हाँ, पिछले सवाल में लेकिन टेबल पे रखा था, यहां पे ग्राउंड पे रखा है, और होल इसके बेस में नहीं किया, होल इसके बेस से थोड़ा ऊपर किया। कितना ऊपर? टैंक का हाइट h तक वाटर फिल्डेड था और वाटर सरफेस है d डेप्थ पे, तो ये हाइट तो निकाल ही सकते हैं, ये हो जाएगा h माइनस डी, टोटल h में से d घटा दो। अब होल से जो वाटर बाहर आएगा वो तो आएगा हॉरिजॉन्टल। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी? √2gd का है, तो d डेप्थ है, वाटर सरफेस से कितने डेप्थ पे होल है, या होल से कितने हाइट तक वाटर है d, वो d लिखेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, वर्टिकल पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे वाटर हॉरिजॉन्टल निकल गया, उसका वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तो ये हो जाएगा √2, हाइट की वैल्यू बताएं, h माइनस डी बाई जी, ये आएगा सर। हाँ बिल्कुल आएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमसे पूछा है x की वैल्यू बताइए, तो x तुम्हारा रेंज हो गया, x इज इक्वल टू √2gd मल्टीप्लाई √2 h माइनस डी बटा जी। अब ध्यान से देखिए तो आपको ऐसा महसूस होगा, सर ये रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, तो कॉमन रूट के अंदर ले सकते हैं। ऊपर में g से ये नीचे वाला g कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 4d h माइनस डी, ये आंसर आएगा 4d h माइनस डी। क्या ऐसा कुछ आंसर कहीं पे है? हाँ, एक काम करो सर, यहाँ पे √4 है ना, वो बाहर भी लिख सकते हो उसको, तो हो जाएगा 2d h माइनस डी, ये आएगा। ये आपका हो गया रेंज की वैल्यू, वो रेंज ही तो है, ये क्या है बेटा? रेंज है, तो रेंज आएगा 2d h माइनस डी, 2√d h माइनस डी, ये आपका आंसर है। सॉरी, आई एम सॉरी, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, लेकिन यहां पे ये जो रेंज आया है, क्या प्रोजेक्टाइल की तरह इसके भी मैक्सिमा की बात कर सकते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल रेंज कहाँ होगा, या यहां से मैं कितने डेप्थ पे होल करूं ताकि रेंज मैक्सिमम हो? हाँ, इसकी बात कर तो सकते हैं। तो यहां पे चलिए उसी केस में फॉर प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड d so that range will be maximum and also find maximum range, maximum range की वैल्यू भी बता दीजिए। तो चलो यहां से एक्सप्रेशन देखना ध्यान से, जो आपका रेंज आया था वो क्या आया था? रेंज आया था 2√d h माइनस डी, ये आया था रेंज। कोई भी चीज कब मैक्सिमम होती है, ये मैंने आपको डिफरेंशिएशन में मैक्सिमम मिनिमम में समझाया था। कोई भी चीज कब मैक्सिमम होता है? जब उसका डिफरेंशिएशन 0, या मिनिमम कब होता है? जब उसका डिफरेंशिएशन 0। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पे डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है ना। जब वेलोसिटी कब मैक्सिमम होता है? v विल बी मैक्सिमम कब मैक्सिमम होगा? जब उसका dv/dt उसका स्लोप 0 होगा, तब मैक्सिमम होगा। dv/dt को क्या कहते हैं? स्लोप। तो रेंज कब मैक्सिमम होगा? रेंज विल बी मैक्सिमम। मेरी राइटिंग खराब है, मैं मानता हूं, लेकिन थोड़ा धीरे लिखो ना तो राइटिंग अच्छी भी बन सकती है। लेकिन मेरा ध्यान लिखने में नहीं, समझाने में होता है हमेशा, है ना। वो एक स्टाइल सेट हो जाता है बेटा, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा नोट्स बनाने में दिक्कत आती है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अरेंज वे में लिखूंगा। रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन dr/dt इज इक्वल टू 0। सही लिखा गलत लिखा है चोमू। यहां पे t क्या है? टाइम पूरे फिनोमेना में कहीं था क्या? यहां पे टाइम के साथ रेंज मैक्सिमम होगा? नहीं सर, एंगल जैसा कोई चीज है यहां पे। तो किसके रिस्पेक्ट में मैक्सिमम होगा? होल के डेप्थ के रिस्पेक्ट में। d अगर मैं ऊपर करूं तो हो सकता है रेंज कम हो जाए या ज्यादा हो जाए।
तो यहां पे आर का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होता है? जिसके रिस्पेक्ट में रेंज बदले। रेंज किस पे डिपेंड कर रहा है? डी पे। सर एच पे भी तो डिपेंड कर रहा है, ये तो कंटेनर का हाइट है, वो तो फिक्स है। यहाँ पे कंटेनर का हाइट है, ये एच फिक्स है, डी ही तो वेरिएबल है कि अपर लेवल से कितने डेप्थ पे आपने होल किया, डी वेरिएबल है। हाँ, तो डी आर बाई डी टी को जीरो करेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करो, डी आर बाई डी टी को जीरो करो। लेकिन सर डी आर बाई डी टी को हम जीरो करेंगे तो टू कांस्टेंट है, रूट के अंदर है, तो डी एच माइनस डी का पावर हाफ, तो इसमें तो प्रोडक्ट रूल भी लग जाएगा क्योंकि दो फंक्शन बनेगा डी और एच माइनस डी, और ऊपर से हाफ भी है, तो ये तो भयंकर मजदूरी हो जाएगा। हाँ बेटा, देखना है तो किताबों में देख लेना है या करके लिख देना, बहुत मजदूरी होता है। लेकिन कंसेप्ट तो यही करना पड़ेगा। नहीं, जोरदार द एम आर स्टार चाहिए। अरे बोलो बोलो बब्बा का चाहिए? मजदूरी चाहिए कि एम आर स्टार चाहिए? अरे बोलो बब्बा का चाहिए? मजदूरी चाहिए कि एम आर स्टार चाहिए? सर पहले मजदूरी चाहिए, तो ये रहल मजदूरी। सर करा, किताब में देख लिया, मिल जाई। तो एम आर स्टार देखो, वो भी एक कंसेप्ट है। तुमको फील आएगा कि किताबों में तुमको इतना डैश क्यों बनाते हैं। हर किताब में यही किया हुआ है, मतलब इतना भी कंसेप्ट नहीं आता। देखो ध्यान से, रेंज विल बी मैक्सिमम, रेंज विल बी मैक्सिमम इफ डी आर स्क्वायर बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। सर ये क्या किया? अब जब रेंज का डिफरेंशिएशन जहां पे जीरो होगा वहां पे, सॉरी, रेंज का डिफरेंशिएशन जहां पे जीरो होगा वहां पे तुम्हारा रेंज मैक्सिमम होगा। जिसका डिफरेंशिएशन, जिसका मैक्सिमम मिनिमम करता है उसका डिफरेंशिएशन जीरो कर देते हैं। तो जहां पे रेंज मैक्सिमम वहां पे आर स्क्वायर भी तो मैक्सिमम होगा। हाँ, अरे भाई, जहां पे रेंज मैक्सिमम होगा वहां पे आर स्क्वायर भी तो मैक्सिमम होगा। फील कर रहा है? सही बात है। तो आर स्क्वायर को डिफरेंशिएशन कर दो, तो आर स्क्वायर क्या बनेगा? ये देख इधर, आर स्क्वायर बाई 4, इस 2 को भी उधर ले जा तो आर बाई 2, पहले 2 को नीचे ले जा तो आर बाई 2, रूट उधर ले जाएगा तो आर स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू डी एच माइनस डी, तो डी एच माइनस डी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ हो गया, ऐसा लिख सकते हैं। अरे भाई, डी को अंदर ले गया, रूट तो उधर चला गया। अब इसका डिफरेंशिएशन हमें जीरो करना है, तो डी आर स्क्वायर, सर 4 को इधर क्या है? 4 तो ऐसे भी कांस्टेंट है, इधर रख, वो तो डिफरेंशिएशन में जाएगा नहीं। ले 1/4 लिख ले इधर, बटा डिफरेंशिएशन ऑफ डी इज इक्वल टू जीरो। अब इस टर्म को डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्योंकि आर स्क्वायर बाई 4 की वैल्यू ये है। आर स्क्वायर 4 तो ऐसे भी कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डी के रिस्पेक्ट में करोगे, मतलब यही है उसकी वैल्यू। इसको डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो दो टर्म हो गए, पहले इसको करो फिर इसको करो। तो h तुम्हारा कांस्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ d विथ रिस्पेक्ट टू d, माइनस ये टर्म को डिफरेंशिएट किया बेटा, यहाँ पे h कांस्टेंट है बाहर रखा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डी स्क्वायर बटा d, ये आ जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ d विथ रिस्पेक्ट टू d हो जाएगा बेटा 1, ये पूरा टर्म क्या हो गया 1, ये हो जाएगा आपका h, माइनस डी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन d के रिस्पेक्ट में 2d इज इक्वल टू 0। तो h इज इक्वल टू 2d, d इज इक्वल टू h बाई 2। मतलब कंटेनर के हाइट के आधे डेप्थ पे या जमीन से आधे ऊंचाई पे होल करोगे, मतलब बीच में होल करोगे तो रेंज मैक्सिमम होगा। बीच में होल करोगे तो रेंज मैक्सिमम। कितने अच्छे राइटिंग में लिखा है यार, मैंने थोड़ा धीरे लिखा बस, और क्या हो गया। आर मैक्सिमम कब होगा? जब डी को h बाई 2 रखेंगे। ये रहा आपका आर 2 रूट अंडर। अब तो मुझे रेंज की वैल्यू निकालनी है ना, मुझे पता चल गया कहां मैक्सिमम होगा। तो रेंज की वैल्यू में डी को h बाई 2 रखूंगा, तो डी के जगह पे क्या रखूंगा h बाई 2। तो h बाई 2 मल्टीप्लाई h माइनस h बाई 2, h माइनस h बाई 2। तो h में से h बाई 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो h बाई 2 होगा। ये h बाई 2, ये h बाई 2, तो h स्क्वायर बाई 4, रूट के बाहर आएगा तो h बाई 2 आएगा। तो ये 2 इंटू h बाई 2 कैंसिल होके h आएगा। मतलब मैक्सिमम रेंज R मैक्सिमम इज इक्वल टू H व्हेन होल इज एट मिड पॉइंट। व्हेन होल इज एट मिड पॉइंट, जब होल कंटेनर के मिड पॉइंट पे होगा तो रेंज मैक्सिमम आएगा, है ना। और यही डेरिवेशन किताबों में पूरा एक पेज में करते हैं साहब, पूरे एक पेज में करते हैं, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन करते हैं आर का। जैसे बर्नौलीज इक्वेशन का डेरिवेशन 30 पेज में होता है, मैंने आपको 2-3 लाइन में करके दिखाया। ठीक है, समझ आया? कंसेप्ट देखो ना, ये कंसेप्ट ही तो है,
इसी को तो कहते हैं द एमआर स्टार कंसेप्ट से खेलना सिखा रहे हैं आपको। हम फिजिक्स फील नहीं कराते, आपको फिजिक्स से खेलना सिखाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, एक कंटेनर लिया जिसका हाइट है 2h, कंटेनर लिया जिसका हाइट है 2h। अब उसके मिड पॉइंट पे मैं होल्ड नहीं कर रहा। जमीन से कितने हाइट पे कंटेनर है? 2h हाइट का कंटेनर है। उस कंटेनर में लिक्विड भी 2h हाइट तक फिल्टेड है। उसके मिड पॉइंट पे जाके मैं होल्ड नहीं कर रहा। मिड पॉइंट पे होल्ड करूंगा तो रेंज मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम रेंज कितना होगा? चलो मान लो इफ होल इज एट मिड पॉइंट, इफ होल इज एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब 2h हाइट का अगर कंटेनर है तो h हाइट पे मैंने यहां पे होल्ड किया होगा, तो रेंज कितना होगा? सर रेंज कंटेनर के हाइट के बराबर 2h के बराबर होगा। सर ये कैसे पता चला? क्या सॉल्व किया तुमने? मिड पॉइंट पे जब होल्ड करोगे तो रेंज मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम रेंज कितना होता है? कंटेनर के हाइट के बराबर ही तो आया है। ये अलग से मैंने बस ऐसे ही फील कराने के लिए, जो पिछला प्रूफ था उसको दिखाने के लिए बताया, ठीक है। मिड पॉइंट पे होल्ड नहीं किया, मिड पॉइंट से x हाइट ऊपर होल्ड किया तो रेंज मिला तुम्हें R2। मिड पॉइंट से x हाइट नीचे होल्ड किया तो रेंज मिला तुम्हें R1। तो R1 बाई R2 निकालना है। देखिए सवाल लिखा है, फाइंड R1 बाई R2, मतलब इस लिक्विड का जो रेंज है R2, इस लिक्विड का रेंज है R1, R1 बाई R2 फॉर गिवन फिगर इफ बोथ द होल इज एट सेम डिस्टेंस x फ्रॉम द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से x डिस्टेंस भी किया। अब सुनना बेटा, यहां से जो लिक्विड बाहर आएगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इसकी वेलोसिटी होगी सर ये वाला डेप्थ हमें चाहिए बस। अब बता, टोटल हाइट 2h, मिड पॉइंट पे ये h, तो ये h होगा यहां से यहां तक, ये h होगा, हमें पता है ये पूरा h है। h में से x घटा दो तो ये हाइट आ जाएगा, ये होगा आपका h माइनस एक्स। बताइए हाँ आया ना? अरे बेटा ये h है और मिड पॉइंट से ये x है, ये h है और ये x है, तो क्या बचा? h माइनस एक्स। तो वेलोसिटी होगा रूट अंडर 2g h माइनस एक्स, ये होगा इसकी वेलोसिटी। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, वर्टिकल वेलोसिटी इसका 0 है, रूट अंडर 2 हाइट डिवाइडेड बाई जी। अब इसकी हाइट कितनी होगी यहां से यहां तक? तो इसकी हाइट देखेंगे तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये हाइट जमीन से यहां से यहां तक h हो गया, ये h है टोटल, देखो ना ये h है, और h से x, h प्लस x। तो यहां से जो रेंज आएगी इसकी R2, वो लिखेंगे आप x की वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, x की वेलोसिटी इंटू टाइम फ्लाइट, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, दोनों रूट में, तो g से g में मल्टीप्लाई करने पे कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा 4 h माइनस एक्स इंटू h प्लस एक्स, ये आएगा। डन। अब हम बात करते हैं इसका वेलोसिटी कितना होगा? सर इसका वेलोसिटी होगा रूट अंडर, इस हाइट पे डिपेंड करेगा। अब कंटेनर का आधा मिड पॉइंट तक h और ये x, तो सिंपल सी बात है 2g h प्लस एक्स, और क्या ये h दिन h प्लस एक्स, ये रहा। और जो ये हाइट है वो कितना होगा? तो सर ये h में से x घटा दो तो ये होगा h माइनस एक्स। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका हो जाएगा रूट अंडर 2g h माइनस एक्स। जब यहां से हम रेंज R1 निकालेंगे तो वेलोसिटी और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2h माइनस एक्स बाई जी। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों रूट के अंदर आएगा, g से g कैंसिल होगा, 2 4, तो ये टर्म हो जाएगा बेटा 4h प्लस एक्स इंटू h माइनस एक्स। अब ध्यान से देखिए तो दोनों सेम आ रहा, मतलब R1 बाई R2 का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:1। सर ये तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग रिजल्ट है, बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग रिजल्ट है ना, ये तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, जो चाहिए था वही है, मतलब ये दोनों रेंज सेम मिलेगा। हाँ तो ये तो सीधा सीधा प्रोजेक्टाइल वाला केस हो गया, उसी के टर्म्स में हम सिमेट्री से याद रख लेते हैं। हाँ रख लीजिए। बताइए रेंज प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम कब होता है? सर 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होता है, 45 डिग्री पे। अब 45 डिग्री से जितना आगे जाते हैं और उतना पीछे आते हैं तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर उसका सम 90 के बराबर आ रहा है तो रेंज सेम होगा। जैसे 50 डिग्री एंड 40 डिग्री पे रेंज सेम है, याद करिए मैंने आपको पढ़ाया। 50 डिग्री 45 से 5 आगे और 40 डिग्री 45 से 5 पीछे। 30 डिग्री 60 डिग्री पे रेंज बराबर है, क्यों? क्योंकि 45 से 15 डिग्री आगे एंड 45 से 15 डिग्री पीछे, 30 और
60। 80 डिग्री और 10 डिग्री पे रेंज बराबर होगा 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 80 डिग्री और 10 डिग्री। ठीक उसी तरीके से यहां पे मिड पॉइंट से जितना होल नीचे है, मिड पॉइंट से जितनी हाइट पे होल ऊपर है, दोनों का रेंज क्या होगा? सेम होगा। बस हो गया। लिखने की जरूरत है तो आप अपनी भाषा में लिख लीजिए कि प्रोजेक्टाइल की तरह यहां पे प्रोजेक्टाइल में एंगल देखते थे, यहां पे हाइट देखेंगे। इसको दूसरे टर्म्स में भी ऐसे कह सकते हो कि ग्राउंड से इस होल का हाइट और ग्राउंड से इस होल का हाइट, ग्राउंड से इस होल का हाइट और इस होल का हाइट का अगर सम कंटेनर के हाइट के बराबर हो गया। कंटेनर का हाइट मतलब प्रोजेक्टाइल का एंगल। प्रोजेक्टाइल में टोटल एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। मिड पॉइंट पे प्रोजेक्ट करते तो रेंज मैक्सिमम होता है। कंटेनर का टोटल हाइट क्या है? 2h। मिड पॉइंट पे होल कर रहे हैं तो रेंज मैक्सिमम हो रहा है। उसी तरीके से यहां पे समझिएगा कि अगर h1 और h2 का सम कंटेनर के हाइट के बराबर है तो रेंज मैक्सिमम होगा। ये थ्योरी हो गया, इस पे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। आप ये मत समझे कि उसी बात को घुमा के मैं कह रहा हूं। हाँ, उसी बात को मैं घुमा के कह रहा हूं, एक ही बात को घुमा के कह रहा हूं, लेकिन ये थ्योरी पूछा जा सकता है। इफ h1 प्लस h2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ कंटेनर, क्या है h1? पहले होल की हाइट ग्राउंड से। क्या है h2? दूसरे होल की हाइट ग्राउंड से। अगर दोनों ही होल की हाइट ग्राउंड से सेम है, मतलब दोनों ही होल की हाइट ग्राउंड से, दोनों ही होल की हाइट का सम जो ग्राउंड से हमने डिफाइन किया, अगर कंटेनर की हाइट के बराबर है तो रेंज सेम मिलेगा। देख लो जोड़ के, ये h बोलो क्या होगा? ये h होगा आपका h माइनस एक्स, और ये क्या होगा आपका h प्लस एक्स, h माइनस एक्स प्लस h प्लस एक्स। तो x x कैंसिल हो गया और आ गया 2h, कंटेनर की हाइट के बराबर। कंटेनर की हाइट के बराबर। समझ आया? समझ आया? वही बात है, एक ही चीज, एक ही बात को दो तरीके से यहां पे कहा गया है। मिड पॉइंट से जितना ऊपर होल है उतना ही दूसरा होल, उतना हाइट पे दूसरा होल होगा तो रेंज बराबर होगा। दूसरी भाषा में ग्राउंड से जितने हाइट पे ये होल है, ग्राउंड से जितने हाइट पे ये होल है, दोनों हाइट के होल का सम अगर कंटेनर के हाइट के बराबर है तो रेंज सेम आएगा। रेंज सेम आएगा। अब यहां पे सवाल पूछा है, कंसेप्ट अगर सीख गए तो लॉजिकली आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। अ लिक्विड इज कमिंग आउट फ्रॉम द ऑर्फिन ऑफ टैंक, मतलब ये होल है, एंड फॉल्स अप टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 6 मीटर। अच्छा, अब देखो कैसे खेल रहा है। जिस तरीके से तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम रेंज बता दिया जाता था तो तुम समझ जाते थे कि एंगल 45 पे होगा तभी आर मैक्स होगा। यहां पे वाटर का अगर मैक्सिमम रेंज 6 दिया है तो आप समझोगे कि यही कंटेनर का हाइट है, यही कंटेनर का हाइट है। क्यों? कंटेनर की हाइट के बराबर ही मैक्सिमम रेंज होता है। अभी मैंने निकाल के दिखाया। मैक्सिमम रेंज मतलब कंटेनर की हाइट, और मैक्सिमम रेंज कम मिलेगा जब आप मिड पॉइंट पे होल करोगे। मिड पॉइंट पे होल करोगे मतलब इस स्मॉल h की जो वैल्यू है कैपिटल H/2 होगी, वेयर स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H/2। कैपिटल H की वैल्यू कितनी है? 6/2, मतलब 3 मीटर। ये आंसर आ गया। ऐसे सवाल पूछेगा तुमसे घुमा घुमा के, ले घुमा घुमा के आंसर निकाल तुम। बताना हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कितना निकाला था? अभी अभी तो मैंने निकाल के दिया तुम्हें मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, ये रहा कैपिटल H, मतलब हाइट ऑफ कंटेनर के बराबर। हाइट ऑफ कंटेनर के बराबर हो गया। तक दिना दिन दिन आ गया। अ टैंक इज फिल्डेड विथ वाटर एंड 2 होल A and B आर मेड इन इट फॉर गेटिंग सेम रेंज। ओके, H and H डैश, देन रेशियो ऑफ H and H डैश। तो देखो ये अपर सरफेस से H डैश पे किया है होल और ये बॉटम से H पे किया है, तो इन दोनों की रेशियो क्या होनी चाहिए ताकि रेंज सेम मिले? देखो, रेंज सेम मिलने के लिए मिड पॉइंट से दोनों की हाइट सेम होनी चाहिए। मान लो ये कंटेनर H हाइट का है, मान लो कि H हाइट का है, तो इसका मिड पॉइंट कितने पे होगा? सर H/2 पे होगा। तो मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। अगर मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस सेम है और इनका आधा डिस्टेंस H/2 है, ये और ये सेम है, तो ये वाला चीज और ये वाला भी चीज भी क्या होगा? सेम होगा। मतलब H डैश और H या H/H डैश का रेशियो 1 होगा तभी रेंज सेम होगा। आंसर आ गया। तो प्रूफ ही किया है मैंने अभी अभी। नेक्स्ट देखिएगा, वाटर इज फिल्डेड इन अ टैंक अप टू अ 3 मीटर हाइट। 3 मीटर हाइट, वाटर टैंक फिल्डेड अप टू 3 मीटर हाइट। The base of the tank is at height 1 meter above the ground. ग्राउंड से 1 मीटर हाइट पे टैंक का बेस है।
What should be the height of a hole made in it so that water can be spread up to a maximum horizontal distance on the ground? देखो बेटा, यहां पे आपने ये सीखा है कि मान लीजिए ये कंटेनर है, यहां पे अगर मैं होल कर दूं तो बताना जरा, यहां पे लिक्विड फिल्टेड है और एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैंने होल कर दिया, तो रेंज बताओ क्या होगा? 0। ये वही बात हो गई कि प्रोजेक्टाइल को 90 से प्रोजेक्ट कर दिया तो रेंज 0। अच्छा, प्रोजेक्टाइल को 0 डिग्री प्रोजेक्ट किया तो भी रेंज अनडिफाइंड। अगर मैं यहां पे एग्जैक्टली बेस पे होल कर दूं, एकदम बेस पे, और यही ग्राउंड पे रखा है इसका बेस, तो रेंज क्या होगा? 0 होगा बेटा। यहां से पानी निकलेगा और सीधा भागता जाएगा। थोड़े हाइट पे करूंगा तो रेंज बढ़ेगा, ये इसका रेंज अनडिफाइंड होगा। थोड़ा ऊपर जाऊंगा तो रेंज बढ़ेगा, थोड़ा और ऊपर होल करूंगा तो रेंज बढ़ेगा, थोड़ा और करूंगा तो रेंज बढ़ेगा। जिस तरीके से एंगल बढ़ाने पे रेंज बढ़ता है, थोड़ा और ऊपर करूंगा तो रेंज बढ़ेगा, थोड़ा और ऊपर करूंगा तो रेंज बढ़ेगा, थोड़ा बस यहां पे रेंज मिड पॉइंट पे आ गया होल तो मैक्सिमम होगा। अब यहां से जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा तो रेंज कम होता जाएगा, और ऊपर जाऊंगा 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 तो यहां से जो पानी निकलेगा वो सीधा रिश्ता हुआ नीचे आएगा, रेंज कम होगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि इस हाइट के लिए रेंज मैक्सिमम है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि होल को जितना आप ऊपर करेंगे उसकी वेलोसिटी उतनी कम होगी, क्योंकि वाटर लेवल के पास होगा। जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, और हॉरिजॉन्टल में जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी रेंज उतना ज्यादा होगा। तो सर इसका मतलब तो इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में बहुत ज्यादा है तो रेंज इसकी ज्यादा होनी चाहिए जितना नीचे होगा। हाँ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट भी तो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि रेंज होता है टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू हॉरिजॉन्टल रेंज। और टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा कब होगा? जब होल जितना ऊपर होगा। जितना होल ऊपर होगा उतनी ज्यादा हाइट मिलेगी, उतना ज्यादा नीचे समय लगेगा गिरने में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तब ज्यादा होगा जब हाइट ऊपर होगी, और हॉरिजॉन्टल रेंज तब ज्यादा होगा जब वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी नीचे ज्यादा होगी, वेलोसिटी नीचे ज्यादा होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट ऊपर ज्यादा होगी। तो दोनों का प्रोडक्ट कब ज्यादा होगा? मिड पॉइंट पे बैलेंस करेगा, मिड पॉइंट पे बैलेंस करेगा। अब यहां पे सवाल पूछा तो जल्दीबाजी में बच्चे ये समझ लेते हैं कि कंटेनर के मिड पे होल करो। 3 मीटर का कंटेनर है तो आधे पे होल करो। तो यहां से ग्राउंड से पूछा है क्या? हाँ, तो ग्राउंड से ये हो जाएगा आपका यहां से 1.5 और ये है आपका 1, तो हो जाएगा 2.5। 1 मीटर है, देखिए ग्राउंड से 1 मीटर तो 2.5। 2.5 ऑप्शन ही नहीं है। अरे 3 का आधा 1.5 और 1 2.5। 2.5 ऑप्शन ही नहीं, गलत है। तो सर कंटेनर के आधे भी तो करते हैं बेटा, कंटेनर के आधे पे करते हैं जब पानी कंटेनर के बेस तक गिरता है, लेकिन पानी तो यहां तक ग्राउंड तक गिर रहा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ये वाली हाइट डिफाइन होगी, तो ग्राउंड से हाइट देखनी है अब मुझे। तो मैं क्या करूंगा कि मैं बोलूंगा कि टोटल हाइट कितनी हो गई? टोटल हाइट हो गई 1 3 और 1 4 मीटर। तो 4 मीटर के मिड पे होल करूंगा। 4 मीटर के मिड पे मतलब ग्राउंड से 2 मीटर ऊपर, 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने यहां पे होल किया तो रेंज क्या होगा? 0। यहां पे होल किया तो रेंज बढ़ेगा, यहां किया रेंज बढ़ेगा, यहां किया रेंज बढ़ेगा। 1.5 मीटर तक तो रेंज बढ़ेगा ही। उससे नीचे लाऊंगा ना तो भी रेंज बढ़ता जाएगा। अब 2 मीटर से और नीचे लाऊंगा तो हाइट बहुत कम हो जाएगा, तो रेंज डिक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। मिड पॉइंट पे इसलिए लेते हैं क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट दोनों को मैक्सिमाइज करते हैं, दोनों मिड पॉइंट पे बैलेंस होता है। हाइट किस लिए? टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी आई एम सॉरी बेटा, गलत यहां पे लिख दिया था, लेकिन समझाया मैंने सही था। जितना ज्यादा हाइट होगा टाइम ज्यादा होगा, और जितनी डेप्थ होगी उतनी वेलोसिटी ज्यादा होगा। हाइट ज्यादा होगा तो टाइम ज्यादा होगा, डेप्थ जितनी ज्यादा होगी वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, तो मिड पे बैलेंस करता है। अब यहां से पानी निकल के नीचे हाइट तक आ रहा है, तो जितना नीचे मतलब ग्राउंड से जितना हाइट ऊपर होगा टाइम फ्लाइट उतना ज्यादा होगा। तो ग्राउंड से आप हाइट देखेंगे टाइम फ्लाइट के लिए, और अपर सरफेस से डेप्थ देखेंगे आप वेलोसिटी के लिए। तो मिड पॉइंट पे दोनों बैलेंस करेगा, यहां से आप मिड पॉइंट लेंगे। लेकिन अगर सवाल ऐसा हो जाए कि ये कंटेनर है 2 मीटर का, 2 मीटर का कंटेनर है और स्टैंड है 3 मीटर का। फाइंड पोजीशन ऑफ होल फ्रॉम ग्राउंड फॉर मैक्सिमम रेंज। फाइंड पोजीशन ऑफ होल फ्रॉम ग्राउंड, फाइंड पोजीशन ऑफ होल फ्रॉम ग्राउंड, होल फ्रॉम ग्राउंड फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज।
फॉर मैक्सिमम ओरिजेंटल रेंज, मैक्सिमम ओरिजेंटल रेंज के लिए बताएं। तो सर ऐसा है, दोनों हाइट का सम बटा दो, तो 3 मीटर और 2 मीटर 5 मीटर, मतलब यहाँ से 2.5 मीटर और ग्राउंड से 2.5 मीटर पे कंटेनर मिल ही नहीं रहा। तो क्या करेंगे बताइए, सुनो ध्यान से बताता हूं। यहां से जब तक तुम टोटल हाइट के मिड पे जाओगे रेंज बढ़ता जाएगा। टोटल हाइट कितनी है? 2 मीटर और 3 मीटर 5 मीटर, 5 मीटर का आधा 2.5 मीटर तक जब तक जाओगे रेंज बढ़ेगा। तो ऐसे नीचे जाओ रेंज बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, यहां तक बढ़ेगा 2.5 मीटर। लेकिन इसके नीचे तो कंटेनर नहीं, तो होल कहां करोगे? तो मैक्सिमम रेंज के लिए होल कहां करोगे? यहां पे बेस पे। तो इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट होगी आपकी 3 मीटर के बराबर, 3 मीटर फॉर मैक्सिमम रेंज। करना तो 2.5 मीटर पे था, लेकिन 2.5 मीटर पे कंटेनर ही नहीं, तो कहां से कर दोगे? समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखो, पूरी काइनेमेटिक्स का फील आएगा इस सवाल में। वाटर टैंक इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ हाइट 5 मीटर। चलो, वाटर टैंक इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ हाइट 5 मीटर। अरे यार प्लेटफॉर्म नहीं बन रहा मेरे से। चलो 5 मीटर हाइट है इसकी, 5 मीटर हाइट है इसकी। एंड देयर इज एन orifice नियर द बॉटम इन द वॉल ऑफ टैंक 5 मीटर बिलो द लेवल ऑफ वाटर। अच्छा, ये टैंक है, इसमें भी जो वाटर फिल्डेड है वो इसके बेस पे जहां पे होल किया उससे 5 मीटर तक फिल्डेड है। फाइंड द स्पीड विथ विच वाटर विल हिट द ग्राउंड। बहुत बढ़िया, जोरदार सवाल, बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्योंकि यहां पे जो वेलोसिटी मिलेगी आप जानते हैं v इज इक्वल टू होगा √2gh। वो x एक्सिस की वेलोसिटी है, y की वेलोसिटी नहीं है। और आपसे पूछा फाइंड स्पीड विथ विच वाटर विल हिट द ग्राउंड। जब ये पानी गिरेगा 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 प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ यहां आएगा, तो इसकी दो वेलोसिटी होगी, एक y एक्सिस वाली और एक x एक्सिस वाली। x एक्सिस वाला कंपोनेंट वही रह जाएगा क्योंकि x एक्सिस का एक्सेलरेशन 0 है। y एक्सिस का इनिशियल वेलोसिटी 0 था, लेकिन y एक्सिस का एक्सेलरेशन g है। तो यहां पे 5 मीटर चलने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी निकाल लीजिए, और x की वेलोसिटी कितनी थी निकाल लीजिए। अलग अलग निकालिए, vx आएगा, ये vy आएगा। उसके बाद आप लगा दीजिए वेक्टर सम, नेट वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट अंडर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट अंडर vx का होल स्क्वायर प्लस vy का होल स्क्वायर। ये आपका होमवर्क है, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, लार्ज ओपन टैंक हैज 2 होल इन इट्स वॉल। लार्ज ओपन टैंक, लार्ज बहुत बड़ा है, 2 hole in its wall. One is a square of side A at a depth x from the top. The other is circular of radius r at depth 4x from the top. पूरा पढ़ना था यहाँ पे। So large open tank has 2 hole in its wall. One is at square side of A at a depth x. Other is a circular of radius r of depth 4x, circular of radius r. When the tank is completely filled with water, the quantity of water flowing out per second from the both hole are same. Quantity of water मतलब mass, quantity of matter contained in a body is called mass. Mass of water flowing out per second from the both the hole are same. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही तो कहता है मास फ्लोइंग पर सेकेंड सेम होता है। मास फ्लोइंग पर सेकेंड को हम कहते हैं रेट ऑफ मास फ्लो। दोनों से जितना लिक्विड बाहर निकला है पर सेकेंड वो सेम है, तो इसी को तो हम एरिया इंटू वेलोसिटी कहते हैं। हाँ, तो इनफैक्ट ये कहना चाह रहा कि एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट, एरिया इंटू स्पीड का प्रोडक्ट सेम रहेगा, क्योंकि एरिया इंटू स्पीड को कहते हैं रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। अब dm/dt यहां पे ड्राइव थोड़ी ना करोगे, पर सेकेंड जो मास बाहर निकल सकता है वो ए भी तो आता है। dm/dt को कांस्टेंट करके मैंने प्रूव किया था, ab का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। तो यहां पे जो लिक्विड बाहर आएगा उसकी एरिया वेलोसिटी कितनी होगी? उसकी वेलोसिटी होगी √2gx। वेलोसिटी ना तो डेंसिटी पे डिपेंड करता है ना होल के एरिया पे डिपेंड करता है, वो सिर्फ डिपेंड करता है वाटर सरफेस के कितने डेप्थ पे होल है। और इसकी एरिया, ये स्पीड इंटू एरिया, एरिया बताओ क्या होगा? तो ए स्क्वायर होगा क्योंकि सर्कुलर स्क्वायर होल है, स्क्वायर ऑफ साइड ए, तो ए साइड के स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और यहां से वेलोसिटी हो जाएगी इसकी √2g इंटू 4x। बस बस बस, अब क्या चाहिए तुम्हें? देन
देन आर इज इक्वल टू, आर की वैल्यू चाहिए, आर 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 कहाँ है, ये आर की वैल्यू चाहिए। तो थोड़ा ध्यान से इसको देख रहा, इधर रूट के अंदर 2g है, इधर भी रूट के अंदर 2g है, x भी x भी, तो ये रूट के अंदर 2gx से 2gx कटेगा, रूट 4 बचेगा, रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं। तो ये होगा तुम्हारा a स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू रूट क्या बचा 4, रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं, ये आ गया। तो रेडियस बराबर क्या आ जाएगा, तो रेडियस बराबर आ गया तुम्हारा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बटा 2 पाई, इसका रूट लगाएंगे, आर निकालोगे तो इसका रूट होगा, इसका रूट का मतलब है ए डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 पाई, ए डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 पाई, सी इज योर करेक्ट आंसर, ए डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 पाई। समझ आया ये बात, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड फोर्स ऑन अ कंटेनर। मान लो एक कंटेनर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, इसमें रो डेंसिटी की लिक्विड फिल्ड है और यहां से लिक्विड बाहर निकल रहा है होल से, जिस होल की एरिया है ए, एरिया ऑफ होल इज ए, बाहर निकल रहा है। तो लिक्विड के बाहर निकलने से कंटेनर पे फोर्स लगेगा क्या, कंटेनर पे फोर्स लगेगा। ऐसा क्यों, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। समझना, लॉज ऑफ मोशन में मैंने ये आपको बताया था, वर्क एनर्जी पावर में भी ये समझाया था कि मान लीजिए किसी भी ए क्रॉस सेक्शन एरिया के पाइप से, ए क्रॉस सेक्शन एरिया का पाइप है जिसमें रो डेंसिटी का लिक्विड फ्लो कर रहा है विथ वेलोसिटी v, कितने वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, विथ वेलोसिटी v। तो ये वेरिएबल मास सिस्टम का सवाल हो गया। भले ही यहां पे जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, लेकिन ये फ्लो करने वाला लिक्विड आज जो v वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, पहले भी कर रहा था क्या, नहीं, पहले यहां पे रेस्ट में था। तो रेस्ट में रखे हुए लिक्विड को लगातार v वेलोसिटी दे के एक क्रॉस सेक्शन एरिया के पाइप से बाहर निकालने में फोर्स लगेगा। जैसे बहुत सारा मास रखा हुआ है, पर सेकेंड कुछ डीएम मास उठा के v वेलोसिटी से फेंकना है एक क्रॉस सेक्शन एरिया के पाइप से, यही तो सवाल हो गया। मान लो एक लिक्विड रेस्ट में रखा है, अब रेस्ट में रखा हुआ लिक्विड रो डेंसिटी का है, उसको एक क्रॉस सेक्शन एरिया के पाइप से v वेलोसिटी से फ्लो कराने के लिए फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना, उठा के उसको फेंकना पड़ेगा, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, वेरिएबल मास सिस्टम का सवाल है, ये हो जाएगा v इंटू डी एम बाई डी टी, ये फोर्स होगा। वेरिएबल मास सिस्टम के लिए फोर्स याद है, v इंटू डी एम बाई डी टी लिखते हैं। मास क्या होता है, तो वेलोसिटी बाहर, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी रो, वॉल्यूम को लिखेंगे, मान लीजिए छोटे से टाइम में कुछ dl लेंथ चल के गया है अंदर, तो छोटा सा dm मास कितना होगा, छोटा सा dm मास होगा, डेंसिटी इंटू छोटा सा वॉल्यूम हो गया a इंटू dl, ये मैंने छोटा सा मास की वैल्यू लिखी है बटा dt। तो देखिए ध्यान से, रो ए वी, dl बाई dt आपका हो जाएगा वेलोसिटी, है ना, रेट ऑफ चेंज इन लेंथ विथ टाइम। तो v वेलोसिटी से अगर लिक्विड चल रहा है तो dl बाई dt हो जाएगा आपका वेलोसिटी। तो बताइए क्या आ गया, रो ए वी स्क्वायर, ये फोर्स होता है, और मैंने बोला था इसको रट लो, रो ए वी स्क्वायर। तो बेटा यहां पे लिक्विड कंटेनर के अंदर तो रेस्ट में है, अब जैसे ही यहां पे होल किया तो प्रेशर की वजह से ये भागा v वेलोसिटी से, तो ए क्रॉस सेक्शन एरिया के होल से रो डेंसिटी के लिक्विड को v वेलोसिटी, जो कि h हाइट तक अगर लिक्विड फिल्डेड है तो वेलोसिटी होगा रूट अंडर 2gh, v वेलोसिटी से ए क्रॉस सेक्शन एरिया के होल से रो डेंसिटी को लिक्विड को फ्लो कराने के लिए फोर्स चाहिए। तो अंदर वाला जो लिक्विड है इस होल पे, मतलब अंदर वाला जो लिक्विड है यहां पे जो होल के पास लिक्विड है उस पे फोर्स लगाएगा, रो ए वी स्क्वायर, एरिया क्या है इसका, स्मॉल है, रो स्मॉल इंटू वी स्क्वायर। तो फोर्स बराबर हो जाएगा रो स्मॉल है इस वेलोसिटी का होल स्क्वायर 2gh, ये आएगा फोर्स। फोर्स किस पे आया है, फोर्स ऑन लिक्विड जस्ट कमिंग आउट ऑफ द होल। तो होल से जो लिक्विड बाहर निकला उस पे लगा है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना लिक्विड पे बाहर निकला है उतना ही अंदर वाले लिक्विड पे लगेगा। अंदर वाला लिक्विड कहाँ पे, कंटेनर में, तो कंटेनर पे भी इतना फोर्स लगेगा, कितना, रो ए बी स्क्वायर। ये फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो फोर्स इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, फोर्स इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग।
अब साहब ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज क्यों कर रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज क्यों कर रहा है? तो फोर्स की वैल्यू ये आई है, F इज इक्वल टू 2 रो ए जी एच। एच क्या है? यहां से लिक्विड सरफेस का हाइट, और लिक्विड जैसे से बाहर निकलता जाएगा ये फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। तो सर अगर फोर्स लग रहा है तो कंटेनर पीछे भी भाग सकता है। हाँ, अच्छा लिक्विड में फोर्स कहां लग रहा है? लिक्विड बाहर निकला तो लिक्विड में फोर्स आगे, तो कंटेनर पे फोर्स कहां लगेगा? पीछे, फोर्स ऑन कंटेनर। तो सर अगर मैं कंटेनर को रख दूं और नीचे होल कर दूं तो अपने आप लिक्विड बाहर जाएगा तो कंटेनर में पीछे फोर्स लगाएगा तो पीछे कंटेनर भाग जाएगा। हाँ भाग जाएगा, करके देख लो। सर हमारा नहीं भागा तो ग्राउंड पे फ्रिक्शन रहा होगा। जैसे कंटेनर पीछे भागने की कोशिश करेगा तो सिर्फ कंटेनर पे अगर ध्यान से देखो, कंटेनर पे फोर्स पीछे लगा तो पीछे स्लाइडिंग होगी या स्लाइडिंग की टेंडेंसी आएगी, तो ग्राउंड पे फ्रिक्शन होगा, वो उसको रोक लेगा। फ्रिक्शन नहीं हुआ तो रफ्तार में भागता जाएगा, जादू हो जाएगा एकदम। तो सर कितना फ्रिक्शन होना चाहिए ताकि ये ना मूव ना करे? इस पे भी एक सवाल आता है, और वो सवाल मैंने यहां पे लिखा, देखिए, इफ कंटेनर इज मासलेस, कंटेनर का कोई मास नहीं है तो सर इनफाइनाइटली एक्सीलरेशन चला जाएगा। अरे भाई लिक्विड उसमें फिल्टेड है ना, ये जो पूरा का पूरा लिक्विड फिल्टेड है उसका मास होगा। कंटेनर इज मासलेस, हाइट ऑफ कंटेनर इज h, एरिया इज a, लिक्विड की डेंसिटी है रो। इफ कंटेनर इज मासलेस देन फाइंड म्यू मिनिमम बिटवीन कंटेनर एंड ग्राउंड, minimum coefficient of friction required to keep the container at rest. Keep the container at rest. यहां पे area of the hole is small a, density is rho, और यहां पे होल क्या है? अब बताओ कंटेनर का अगर FBD बनाओगे, कंटेनर का FBD बनाओगे तो एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करो और ईमानदारी से बताओ कि कंटेनर पे फोर्स कितना लगेगा? सर जितना बाहर निकलने वाले लिक्विड पे लगा था उतना ही कंटेनर पे पीछे लगेगा। होल उधर किया है ना, तो जैसी फोर्स आगे सॉरी होल से जो लिक्विड निकलेगा उसमें फोर्स आगे, तो कंटेनर पे न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग पीछे। तो F इज इक्वल टू आएगा रो ए वी स्क्वायर। एरिया स्मॉल है ना, होल का एरिया लेंगे ना, स्मॉल ए से लिक्विड बाहर गया, स्मॉल ए इंटू वी स्क्वायर। तो फोर्स की वैल्यू बताइए क्या होगा? रो स्मॉल ए वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी √2gh, मतलब 2gh। ये फोर्स लगा, ये फोर्स लगा। अब जैसे ही ये फोर्स लगा तो इसके वजह से कंटेनर आगे भागेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इसके रिलेटिव मोशन को, ग्राउंड का फ्रिक्शन इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए कंटेनर पे फोर्स कहां लगाएगा? तो देखो जब भी तुम फ्रिक्शन फोर्स निकालना हो तो एक आसान तरीका बताया था कि तुम ये मानो कि फ्रिक्शन वहां पे नहीं है तो ऑब्जेक्ट कहां भागेगा? पीछे, फोर्स पीछे लगा है तो फ्रिक्शन होगा तो उस मोशन को अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन आगे। अब इस फ्रिक्शन की इतनी तो औकात होनी ही चाहिए कि जितना मैक्सिमम यहां पे कंटेनर में फोर्स लगा उसको बैलेंस कर ले, मतलब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है बेटा म्यू एम जी, म्यू एन। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एन, एन लिख देता हूं, एन किसका? जो ग्राउंड कंटेनर पे नॉर्मल लगा है ऊपर। ग्राउंड कंटेनर पे नॉर्मल कितना लगाएगा? जितना ग्रेविटेशनल फोर्स कंटेनर पे नीचे लगाएगा उस ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए ग्राउंड ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल ऊपर लगाएगा, तो यहां पे एन को एम जी कह सकते हैं। तो इक्वेशन आएगा रो ए 2gh इज इक्वल टू म्यू एम जी। एम इस कंटेनर का, कंटेनर तो मासलेस है लेकिन लिक्विड फिल होने की वजह से उसका मास तो कंटेनर में ही काउंट होगा ना, ये पूरा हेवी कंटेनर यहां दिखाई देगा। तो मास को लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी रो, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया हाइट h और एरिया a इंटू जी। ये हो जाएगा रो a 2g इंटू कैपिटल H। ध्यान से देखेंगे तो सारा टर्म आपको कैंसिल होता हुआ दिखाई देगा। रो से रो, कैपिटल H से कैपिटल H, g से g, म्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा? स्मॉल ए इंटू 2 बचा, तो 2 स्मॉल ए कैपिटल ए इज अ मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, 2a बटा कैपिटल ए। अब जो आंसर आया है आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये सही आया है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूनिट एंड डायमेंशनलेस होता है, और सच में देखिए यूनिट एंड डायमेंशनलेस। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो 2-3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाता, क्योंकि म्यू की वैल्यू वो एरिया का टर्म से ऐसे लिख सकता था 2 स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए, 2 स्मॉल ए, है ना। तो म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डायमेंशनलेस होता है, तो आंसर डायमेंशनलेस आना चाहिए, और सच में यहाँ पे यूनिट एंड लेस एंड डायमेंशनलेस आंसर आया है। किस बात का आपको फील आया? बढ़िया। नेक्स्ट समझिएगा, हाउ इट इज पॉसिबल। चलो कोई बात नहीं,
देखो ये कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड फिल्ड है और मैंने होल कर दिया बेस पे, यहां पे होल कर दिया। इसका हाइट है मान लेते हैं कैपिटल H। तो धीरे धीरे यहां से जैसे जैसे पानी बाहर निकलता जाएगा, अगर मैं इसके एरिया को मान लेता हूं स्मॉल ए, वेलोसिटी हो जाएगा तुम्हारा √2gh अगर लिक्विड यहां तक फिल्डेड है तो। अब जैसे जैसे यहां से लिक्विड बाहर आएगा तो एक क्रॉस सेक्शन एरिया का जो कंटेनर है उसमें लिक्विड लेवल नीचे जाता जाएगा, और लिक्विड लेवल नीचे जाता जाएगा तो लेवल खाली होता जाएगा। जैसे जैसे लेवल यहां पे नीचे जाता जाएगा इसकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, है ना? हाँ सर ठीक है, वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। तो आपसे पूछेगा कि कंटेनर को खाली होने में कितना टाइम लगेगा। फाइंड टाइम टेकन टू empty the container, empty the container. Find time in which complete liquid will become fall, है ना? पूरा लिक्विड खाली खत्म हो जाने में, पूरा लिक्विड बाहर आ जाने में, कम आउट। फाइंड टाइम टेकन बाय द लिक्विड टू कम आउट फ्रॉम द कंटेनर कंप्लीटली। सारा लिक्विड पूरा का पूरा बाहर आ जाए, इसमें कितना टाइम लगेगा? तो बेटा ध्यान से सोचो कि ये वाली बात हम ना निकाल के पूरा टाइम कितना लगेगा H हाइट नीचे गिरने में, ये ना निकाल के मैं ये एज्यूम कर लेता हूं कि मान लो लिक्विड को H2 से H1 हाइट तक आने में कितना टाइम लगेगा। मान लो ये कुछ हाइट है ग्राउंड से H2 और यहां से H1 हाइट तक खाली होने में कितना टाइम लगेगा, ये निकालता हूं। यहां से यहां तक आने में, H2 हाइट से H1 हाइट तक लिक्विड के आने में, वो किसी भी ग्राउंड से Y हाइट पे रहा होगा बीच में कभी। जब यहां पे लिक्विड Y हाइट तक फिल्डेड होगा, Y हाइट तक फिल्डेड, Y सिंपल Y, नॉट Y1, Y हाइट तक फिल्डेड है, तो इस होल से निकलने वाले लिक्विड की वेलोसिटी कितनी होगी? इस होल से निकलने वाले लिक्विड की वेलोसिटी होगी √2gy। समझना। फाइंड टाइम टेकन टू फॉल द लिक्विड लेवल फ्रॉम H2 टू H1 हाइट। यह सवाल हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है, ऊपर वाला भी निकाल दूंगा, ऐसी बात नहीं है। पहले ये समझो मैंने क्या लिखा है, इसको समझो ये क्या लिखा है। फाइंड टाइम टेकन टू फॉल द लिक्विड लेवल फ्रॉम हाइट H2 टू H1। ये हाइट यहां से लिक्विड लेवल को यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें निकालना है। कोई भी जनरलाइज वैल्यू मिड पॉइंट का 2 हाइट ले लेता हूं। हालांकि H से 0 तक आने में टोटल लिक्विड लेवल फॉल आउट करने में जो टाइम लगेगा वो निकालना आसान है, लेकिन हम जनरलाइज निकालना चाहते हैं और मजा आएगा। तो H2 से H1 तक आने में किसी मिड पॉइंट पे लिक्विड लेवल की अगर हाइट y है तो उसकी वेलोसिटी ये हो जाएगी। क्या हो जाएगी? v इज इक्वल टू √2g हो जाएगी। अब हमें वेलोसिटी पता है, हमें हाइट भी पता है, H2 से H1 तक निकालने आने में कितना टाइम लगेगा। अब हमें क्या चाहिए? सर वेलोसिटी आपको कहां पता है? वेलोसिटी तो लिक्विड का पता है। जिस वेलोसिटी से ये लिक्विड यहां पे बाहर आ रहा है, क्या उसी वेलोसिटी से इसका लेवल नीचे जा रहा है? नहीं, इसका लेवल का वेलोसिटी तो हमें अलग से निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे। इसका एरिया बोलिए स्मॉल है, वेलोसिटी बोलिए √2gy इज इक्वल टू इसका एरिया बोलिए कैपिटल है, वेलोसिटी बोलिए v0। तो लिक्विड लेवल की वेलोसिटी हो जाएगी y हाइट पे। लिक्विड लेवल की वेलोसिटी जो होगी v0 y हाइट पे वो होगी स्मॉल a बटा कैपिटल है √2gy। ये हमने पहले सवाल करके आपको दिखाया भी था, नया चीज नहीं है। अब इस वेलोसिटी से लिक्विड लेवल नीचे आ रहा, हमें वेलोसिटी पता है, हमें यह भी पता है कि कहां से कहां तक लिक्विड लेवल आने में H2 से H1 तक आने में टाइम निकालना है। हमें टाइम चाहिए, हमें हाइट पता है, तो हम क्या करें? सर एक बहुत आसान सा यहां पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं, या आप यहां पे टाइम लेके आ जाइए इक्वेशन में। तो टाइम कैसे लाऊं बताओ, मैं टाइम कैसे लाऊं? क्या इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं? तो वेलोसिटी को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन होगा। कोई खास बात नहीं, ये मैंने पहले किया हुआ है। कोई अभी तक मैंने नया चीज किया तो बताओ? एक भी सिंगल वर्ड मैंने नया नहीं लिखा है।
मुझे ये बताओ अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा? इसको डिफरेंशिएट करो तो एसिलेशन आएगा, एसिलेशन तो चाहिए नहीं। हाँ, इसको मैं अगर dy बाई डी टी लिख देता हूं, जैसे v नॉट को मैं लिख लेता हूं dy बाई डी टी। क्यों? क्योंकि अभी कितने हाइट पे है? y हाइट पे है। तो रेट ऑफ चेंज इन हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही तो वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं dy बाई डी टी विथ निगेटिव साइन। व्हाई इट इज निगेटिव? क्योंकि जो y है वो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पे एक निगेटिव आएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करने का एक रूल होता है कि अपने जात वाले लोगों को एक साथ ले जाना होता है। ये dy का इंटीग्रेशन है, तो dy का इंटीग्रेशन किसके साथ चिपकेगा? y के साथ चिपकेगा। अगर y अपना इंटीग्रेशन कराना चाहता है तो dy के नीचे जाके चिपक जाएगा और dt को उठा के यहां ले आओ। बहुत आसान सी भाषा में देखना, माइनस dy डिवाइडेड बाय रूट y इज इक्वल टू स्मॉल a बटा कैपिटल A रूट अंडर 2g इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर दो 0 से टाइम t तक। जब 0 था तो हाइट था h2 और फिर आ गया हाइट h1। दैट्स इट। सर माइनस को तो हम 1 सेकंड में नेग्लेक्ट कर देंगे। कैसे? लिमिट उल्टा कर दो, माइनस नेग्लेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, लिमिट उल्टा कर दो, माइनस नेग्लेक्ट हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ रूट y विथ रिस्पेक्ट टू dy क्या होता है बताओ? 1000 बार करके दिखाया है। नीचे है रूट, ऊपर जाएगा तो y का पावर माइनस हाफ, y का पावर माइनस हाफ इंटू dy का इंटीग्रेशन करोगे y का पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस 1। माइनस हाफ में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा हाफ और नीचे हो जाएगा हाफ, नीचे 1/2 ऊपर चला जाएगा 2 इंटू रूट वाई। ये आएगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका 2 रूट वाई, लिमिट रख देंगे आप h1 से h2 तक इज इक्वल टू, इस तरफ क्या बचा था? इस तरफ बचा था स्मॉल a बटा कैपिटल ए 2g, स्मॉल a बटा कैपिटल ए रूट अंडर 2g इंटू टाइम t। ये आ गया टाइम। इस टाइम की वैल्यू को अच्छे से देखने के लिए पहले हाइट की लिमिट पुट कर दीजिए और इस सारे सम को इधर ले आइए। तो रूट 2g नीचे आएगा, पहले तो आएगा ये कैपिटल ए, पहले इधर आएगा कैपिटल ए बटा स्मॉल ए। ये रूट 2 से 2 को कैंसिल करो तो यहां पे आ जाएगा रूट 2 बटा जी नीचे चला जाएगा। एकदम ठीक है। रूट के अंदर हाइट रखोगे तो हाइट आ जाएगा आपका रूट अंडर h2 माइनस रूट अंडर h1 इज इक्वल टू स्मॉल टी। खुद लिख लो, इतना भी नहीं कर सकते तो नीट कभी नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। इतना मैथमेटिकली जो किया है, अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन है तो खुद लिख लो। ये आ गया तुम्हारा टाइम। सबसे पहले टाइम डायमेंशनली ठीक है क्या, वो वेरीफाई कर लो। अगर इतना तुम कर लोगे तो तुम्हारे से कोई गलती भी होगा एग्जाम में तो इजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा, तुम सही आंसर टिक कर लोगे। बिल्कुल इसका टाइम ठीक है। कैसे? देखो, एरिया बटा एरिया कैंसिल और रूट अंडर 2h बटा जी ही तो है। ये रूट के अंदर h और नीचे जी, सही है। अब टाइम फ्रॉम हाइट h2 इज इक्वल टू h, मतलब पूरा कंटेनर भरा था h2 मतलब पूरे ऊपर तक, टू h1 इज इक्वल टू 0 मतलब कंप्लीट खाली होने में टाइम। तो कंप्लीट खाली होने में टाइम t इज इक्वल टू क्या आएगा? तो ये आएगा कैपिटल A बटा स्मॉल a रूट अंडर 2/g इंटू h2 को क्या रखना है h और h1 को रखना है 0। तो ये आएगा रूट h मतलब रूट अंडर 2/g इंटू रूट h। तो दोनों में रूट है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, आएगा रूट अंडर 2h/g। तो सर ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा ही आ गया। हाँ, तो ऐसा ही आएगा। होल की वेलोसिटी भी तो निकलने वाले, होल से निकलने वाले लिक्विड की वेलोसिटी तो वही थी ना, रूट अंडर 2gh, इसलिए टाइम ऑफ लाइट भी यही आया है। देखिए t इज इक्वल टू कैपिटल A बटा स्मॉल a रूट अंडर 2h/g। और ये चीज़ मैं बिना कैलकुलेशन के भी लिख सकता था, बिना कैलकुलेशन के भी लिख सकता था। कैसे? तो देखो, वेलोसिटी क्या आई थी? रूट अंडर 2gy। तो ये जो वेलोसिटी आई है उसको देख के आपको नहीं लग रहा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? हाँ सर, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। तुमने किसी y पे निकाला है एक्सेलरेशन तो इसको देख के पता चल रहा है कांस्टेंट है कि v इज प्रोपोर्शनल टू रूट y। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पक्की बात है टाइम ऑफ लाइट हो जाएगा रूट अंडर 2h/g। लेकिन वेलोसिटी जो था वो लिक्विड का था। लिक्विड सरफेस का लेवल का जो वेलोसिटी है वो कैपिटल A बाई स्मॉल a आएगा। ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। समझ में आया? तो ये तो मैंने जनरलाइज निकाला तो किसी भी h2 से h1 तक जाने में कितना टाइम लगेगा। ये एक्स्ट्रा कैपिटल A बटा स्मॉल a क्यों आया है? क्योंकि ये जो वेलोसिटी है वो तो लिक्विड जो बाहर निकल रहा है उसका वेलोसिटी है। लिक्विड लेवल का वेलोसिटी निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे तो लिक्विड लेवल की वेलोसिटी ये आ जाएगी। ये आपके लिक्विड लेवल की वेलोसिटी। समझ में आया? समझ में आया? लिक्विड लेवल की वेलोसिटी क्या होगी? तो रूट अंडर 2gy कैपिटल A बटा स्मॉल a बटा कैपिटल A। इसलिए यहाँ पे ये टर्म दिखाई आपको दे रहा है, इसलिए ये टर्म आपको दिखाई दे रहा है। ये तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की वजह से आया है। ये तो डायमेंशन ठीक करने के लिए है, रूट अंडर h2 माइनस रूट अंडर h1।
क्लियर है क्या? हाँ। अब ये सवाल देखिए, लार्ज टैंक, ये एम्स 2017 में पूछा था, एम्स 2017 में पूछा था। लार्ज टैंक filled with water to height h, large tank filled with water to height h, to be empty through a small hole at the bottom. The ratio of time taken for the level of water to fall from h to h by 2 and h by 2 the bottom. ये टाइम पूछा है कि पहला आधा कंटेनर खाली होने में और दूसरा आधा कंटेनर खाली होने में कितना टाइम लगेगा। देखना क्या कह रहा है, फाइंड रेशियो ऑफ टाइम टेकन फॉर द लेवल ऑफ वाटर टू फॉल फ्रॉम h टू h by 2, ये h से आधा h by 2 तक, यहां तक टाइम t1 टू h by 2 टू बॉटम तक। क्या बढ़िया सवाल है, तो बहुत आसानी से निकाल सकता है। h1 बराबर बता क्या होगा सर, कैपिटल A बटा स्मॉल a रूट अंडर 2 by g इंटू h माइनस h by 2, यह आएगा पहला टाइम तुम्हारा। देख लेना h से h by 2 तक, यही तो निकाला तो, और फिर h by 2 से 0, तो दूसरा टाइम t2 आ जाएगा कैपिटल A बटा स्मॉल a रूट अंडर 2 by g इंटू पहला हाइट क्या है h by 2 माइनस 0, ये आएगा। इसको डिवाइड कर दो, इसको जब डिवाइड करोगे बेटा ये वाला टर्म पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहां से ध्यान से देखोगे तो रूट h कॉमन निकाल के भी कैंसिल कर सकते हो। यहां से रूट h कॉमन निकालो, रूट h कॉमन निकालोगे तो ये बचेगा 1 माइनस 1 बाई रूट 2, ये तो बचेगा। और नीचे से रूट h कॉमन निकालोगे तो ये बचेगा आपका 1 बाई रूट 2। रूट h से रूट h कैंसिल हो गया, रूट h से रूट h कैंसिल हो गया। यहाँ पे रूट 2 कॉमन लोगे तो ये आएगा रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन रूट 2। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल होगा, रूट 2 माइनस 1 इज योर करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। बताइए, आराम से देख लीजिए, फॉर्मूला मैंने जो लगा बताया है उसको पेशेंटली अप्लाई करिए। नेक्स्ट इज वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो को मेजर करने का काम करता है, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो को मेजर करने का काम करता है। लेकिन वेंचुरीमीटर पढ़ने से पहले उसका प्रिंसिपल क्या होता है, एग्जैक्टली उसका काम क्या है, उसे पढ़ने से पहले अभी वेंचुरीमीटर स्टार्ट नहीं कर रहे, एक सवाल सॉल्व करते हैं। और वो सवाल आप कैसे सॉल्व करेंगे वो जरा बताइए मुझे। एक सवाल है छोटा सा, इन द सोन वेंचुरीमीटर, आप इग्नोर करिए, वेंचुरीमीटर ऐसा ही दिखता है, आप इग्नोर करिए कि इंस्ट्रूमेंट है। फ्लूइड वेलोसिटी एट 2 पॉइंट्स आर इंडिकेटेड। देखो ये पाइप है जिसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और यहां से भी पाइप है, बीच में फ्लूइड फ्लो कर रहा है। सर बीच में नहीं कर रहा, बीच में ही फ्लो कर रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पाइप ऐसे जा रहा था, देखो मैं डायग्राम नया बनाता हूं फिर से तुम पूरे फील के साथ। ये पाइप ऐसे जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, पाइप ऐसे जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था। यहाँ पे पाइप ओपन करके एक ट्यूब लगा दिया, बस ऐसे ऐसे पाइप जा रहा, अभी भी ऐसे ही जा रहा पाइप, अभी भी ऐसे ही जा रहा पाइप, हाँ ऐसे ही जा रहा, सीधा जा रहा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अचानक से इसका एरिया क्रॉस सेक्शन मैंने कम कर दिया, यहाँ पे एक और ट्यूब लगा दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दिया, और फिर जाके नॉर्मल पाइप का जैसा बना दिया, फिर इसको नॉर्मल पाइप के जैसे बना दिया। बस ये मतलब बीच में पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ी देर के लिए मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, बस यही किया मैंने। अरे नॉर्मल पाइप में जैसे पानी फ्लो करता है वैसे कर रहा है, यहाँ पे जैसा नॉर्मल पाइप है वही है, वही है, वही है, थोड़ा एरिया क्रॉस सेक्शन कम कर दिया, फिर नॉर्मल पाइप कर दिया, और यहां से सरफेस ओपन करके एक ट्यूब लगा दिया दोनों। ये सवाल है, देखिए। अब उसने बोला वेलोसिटी एट 2 डिफरेंट पॉइंट आर इंडिकेटेड, मतलब यहां पे वेलोसिटी दिया v और यहां पे दिया 2 भी। देखो ये 2 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका 1, ये पॉइंट है आपका 2। यहां पे देखिए ध्यान से, वेलोसिटी 2 भी दिया हुआ है और यहां पे वेलोसिटी v दिया हुआ है। क्या ये सही दिया हुआ है जिसने भी दिया है कि बेवकूफ है? उल्टा वेलोसिटी तो नहीं दिया है, सही दिया है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया जहां पे कम होता है वेलोसिटी ज्यादा होती है। यहां वेलोसिटी v है, यहां पे 2 भी है। बस ये सवाल का पार्ट में कुछ नहीं कर रहा, सवाल दिया हुआ है। व्हाट इज द आर इंडिकेटेड, व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेवल, difference in the level of liquid in the two tube at the 2 different point। difference in the level, मान लो यहाँ पे liquid filled है, अब पानी फ्लो कर रहा है, तुम ओपन करके छोड़ दोगे तो पानी ऊपर कुछ हाइट तक चढ़ जाएगा ना। यहाँ पे H1 हाइट तक पानी चढ़ा हुआ है, यहाँ पे H2 हाइट तक पानी चढ़ा हुआ है। तो H1 माइनस H2 आपसे पूछा है कि what is the difference in the level of liquid in two different points, कैसे निकालोगे? तो कल प्रिया कह रही थी, ओ मेरी प्रिया सुनो प्रिया, क्या लगाओगी प्रिया, क्या है तुम्हारे पास? तो प्रिया कहती कि पानी बह रहा है क्या? हाँ प्रिया पानी बह रहा है।
तो बहते हुए पानी में बर्नौली लगाएंगे? नहीं, कंटिन्यूटी भी लगाओ ना। नहीं, तुम दोनों में से कुछ ना लगाओ, कुछ और लगाओ। सर बहते हुए पानी में कुछ और नहीं लगता है, बहते हुए पानी में तो बर्नौली लगता है। बर्नौली तो नहीं आ रहा सर, समझना पड़ेगा, बर्नौली ही लगेगा, बहते हुए पानी में बर्नौली ही लगेगा। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बर्नौली ही लगेगा। तो सर कैसे लगेगा बर्नौली, जरा बताइए। आइए, एक लाइन बीच में खींचिए। क्या ये पाइप हॉरिजॉन्टल है? हाँ, तो सर थोड़ा सा सुकून मिला। सुकून तुम लेना ही नहीं चाहते हो, तुम गधे हो, काला अक्षर वैसे बराबर सवाल दे। अरे सुकून मिला, पाइप हॉरिजॉन्टल है। मिला कि नहीं मिला सुकून? हाँ सर सुकून मिला, पाइप हॉरिजॉन्टल है। अब हम बर्नौली लगाएंगे 1 और 2 पे। बर्नौली कहता प्रेशर, मान लीजिए 1 पे प्रेशर है P1, पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे पोटेंशियल है 0। अच्छा, आधे बच्चों को ये नहीं पता चला सुकून क्यों मिला है, पोटेंशियल एनर्जी दोनों पॉइंट पे सेम होगा। यहां पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ रो V², बस हो गया बर्नौली। यहां पे बर्नौली क्या कहता, यहां पे प्रेशर कुछ होगा P2, यहां प्रेशर होगा कुछ P2 प्लस हाफ रो 2V का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे तो P1 ज्यादा है कि P2 ज्यादा है, बताएं। P1 ज्यादा है कि P2 ज्यादा है? सर यहां पे ये टर्म ज्यादा होगा तो P2 कम होगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है, जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां तक प्रेशर कम होता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2B का होल स्क्वायर 4B। अब P2 को हम इधर लाते हैं, तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखेगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 4, देखो हाफ रो V² को कॉमन ले लो यहां से, और इस हाफ रो V² को उधर ले जाओ, तो 4 - 1 3 ये आ जाएगा तुम्हारा, ये एक्सप्रेशन आया। तो सिर्फ प्रेशर का डिफरेंस ये आ गया, हो गया काम खत्म। तो सर लेकिन हमें तो हाइट का डिफरेंस पूछा है, तो लिक्विड की डेंसिटी रो है, यहां से लिक्विड फ्लो करते 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 इस पाइप में यहां तक चढ़ा हुआ है। तो आप एक बात बताओ, यहां पे जो प्रेशर होगा, यहां पे जो प्रेशर होगा, अगर यहां से आपने H1 हाइट मेजर किया है, तो यहां पे जो प्रेशर होगा, ये इस लिक्विड की वजह से कितना प्रेशर यहां पे क्रिएट होगा, रो GH1। सर ऊपर खुला है तो P0 भी ऐड कर लो, चलो P0 ऐड कर लो। तो यहां पे P1 की वैल्यू जो लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, रो GH1, रो GH1, रो GH1। इसको क्लोज मान लो, चलो हटाओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हम नेग्लेक्ट करते, इसको क्लोज मान लेते। तो क्या होगा, रो GH1। तो ये आ गया आपका रो GH1 माइनस रो GH2 इज इक्वल टू हाफ रो V² इंटू 3। सर ये रो तो रो कैंसिल हो जाएगा, करते G कॉमन निकल के इधर भी ले आओ। हाँ तो ठीक है, यहां पे क्या आया, H1 माइनस H2 इज इक्वल टू 3V² बाई 2G, ये आंसर आएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ऐड करते आप तो कैंसिल हो जाता। आधी बच्चे इस बात से परेशान है, कैसे कैंसिल हो जाता, जूता निकाल के मारूंगा अगर पूछ दिया तो। यहां पे अगर तुम प्रेशर लिखते P1 रो GH1 प्लस PA, यहां पे लिखते रो GH2 प्लस PA, सब्ट्रैक्ट करते, जैसे H1 माइनस H2 है वैसे सब्ट्रैक्ट हो जाता PA माइनस PA। इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करते तो कैंसिल हो जाता। तो अगर तुम इसको ओपन भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लोज भी रखोगे तो भी आंसर यही आएगा, ओपन रखोगे तो भी आंसर यही आएगा। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सिंपल बर्नौली का एप्लीकेशन है। पानी जब बहेगा तो तुम्हारे पास लगाने के लिए बर्नौली है, बस बर्नौल लगाना, नहीं बर्नौली नहीं लगाओगे तो 2 ऑप्शन है, या तो बर्नौल लगाओ नहीं तो बर्नौली लगाओ। अब देखो मैं वेंचुरीमीटर बताता हूं, एक्चुअल में यही वेंचुरीमीटर होता है। वेंचुरीमीटर की जरूरत क्यों पड़ती है, सुनना। मान लो कि पाइप से पानी फ्लो कर रहा, धगाधक 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 पानी फ्लो कर रहा, चल पानी नहीं तेल फ्लो कर, दूध बह रहा, दूध। रामलाल ने एक नया बिजनेस खोला है ना, और बहुत बड़े लेवल पे खोला। रामलाल का दूध का बिजनेस है बहुत बड़े लेवल पे, पाइप से पूरे शहर में दूध बांटता है रामलाल साहब, पाइप से पूरे युगांडा में दूध देता है रामलाल। पाइप लगा दिया बहुत बड़ा, और वहां से फैक्ट्री में दूध बनता है, काला बाजारी करता है रामलाल, है ना, दूध में मिलावट करता है और पूरे शहर को दूध बांटता है। लेकिन रामलाल के काला बाजारी से ज्यादा बेईमान और दुष्ट है रामलाल के एम्प्लॉयर्स बाबू जलेला कल्लू। इन्होंने सेटिंग कर दिया कि पाइप से दूध जा रहा, दूध जा रहा, दूध जा रहा, शहर में दूध बंट रहा, और बीच में पाइप लीक करके थोड़ा सा दूध
निकाल के काला बाजारी कर रहे हैं, यहाँ से दूध बाहर निकाल रहे हैं। रामलाल भयंकर परेशान। रामलाल मेरे से पूछने आया कि यार सर एक समस्या है। क्या समस्या है? मैं दूध देता हूं रोज 1000 लीटर, एग्जाम्पल कह रहा हूं, लेकिन पैसा आता है मेरे पास सिर्फ 900 लीटर का। बीच में लगभग 100 लीटर दूध कहां जाता है पता ही नहीं चलता। जबकि जितना दूध जाता है आउटलेट पे तो आदमी लगा हुआ है, उतना ही दूध बैठता है। मैं डालता हूं यहां से 1000, निकलता है वहां से 900 लीटर। बीच में दूध जा कहां रहा है समझ ही नहीं आ रहा। कि कोई ऐसा मशीन बना के दो जो बीच में भी दूध का कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, कितना दूध का मास फ्लो कर रहा है, वो मेजर करके बता दे। सोच अगर तुम्हारे पास कोई आदमी आता कहता, तुम्हारे पास रामलाल आता कहता कि पाइप से पर सेकंड कितना दूध फ्लो किया वो पता करना है। यहां तो मैं पता है कि मैंने 1000 लीटर डाला। समझना, रिक्वायरमेंट समझना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। रामलाल बेचारा भयंकर परेशानी में है। यहां तो पता है मैंने मेजर करके दूध डाला, निकला वो भी मुझे पता है कि कितना दूध निकला, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि बीच में कहां झोलमेल हो रहा है। तो बीच में मैं एक मशीन बना के लगा दूंगा जो मशीन दूध की क्वांटिटी मेजर कर देगी कितना पास कर रहा। कैसे? सुनो, पाइप से दूध फ्लो कर रहा, यहां पे एक मशीन से जोड़ दूंगा। ये मेरा मशीन है, ये मेरा मशीन है। ये मशीन बनाया मैंने, ये यहां से आता, यही पोर्शन को हम कहते हैं वेंचुरी मीटर। ये इस पोर्शन को कहते हैं वेंचुरी मीटर। इस मशीन को पाइप से जोड़ दूंगा। अब जो दूध आएगा यहां से पास करेगा। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है कैपिटल ए और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है स्मॉल ए। बताओ फील आया कि नहीं? यही वेंचुरी मीटर है। देखो, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल है। और जो मशीन बना है एकदम हॉरिजॉन्टल है, एकदम ही हॉरिजॉन्टल है। अब जो भी लिक्विड यहां से पास करेगा, अगर मैं इस पॉइंट पे 1 पे और 2 पे बर्नौली लगा दूं तो सर बर्नौली लगाने से मिलेगा क्या? मान लीजिए यहां पे इसकी वेलोसिटी है v1 से पास कर रहा है, यहां पे ज्यादा वेलोसिटी से पास करेगा, v2 से पास कर रहा होगा। हम अगर बर्नौली लगाएं तो एक पॉइंट पे प्रेशर बोलिए P1, काइनेटिक एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम बोलिए रो, हाफ रो v1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P2 रो P2 प्लस हाफ रो v2 का होल स्क्वायर। तो यहां पे हमें तो ये पता करना है कि पर सेकेंड कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो पता करना है। अब रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो मैं कहां पता कर पा रहा हूं? सर यहां से कितने वेलोसिटी से लिक्विड फ्लो कर रहा है वो निकाल लो। कैसे निकाल लो? यहां कोई स्पीड मेजर करने का मशीन तो है नहीं। यहां पे कितने वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है वो निकाल लो। कैसे निकाल लो? स्पीड मेजर करने का मशीन तो है नहीं। मैं यहां पे वेलोसिटी मेजर नहीं कर सकता। हाँ, वेंचुरी मीटर मैंने बनाया तो मुझे एरिया पता है। रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो कैसे पता चलेगा? रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो पता चलता है एरिया इंटू वेलोसिटी से, और इस एरिया इंटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट को कह देता हूं मैं ये टेरा वाला v, ये रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। पर सेकंड कितना लिक्विड का वॉल्यूम गया, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। 1000 लीटर अंदर डाला था, लीटर इज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। पर सेकंड कितना वॉल्यूम अंदर गया वो निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने के लिए मुझे एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट चाहिए, मुझे मतलब वेलोसिटी चाहिए। और स्पीड मेजर मैं अंदर पाइप के अंदर घुस के कैसे मेजर करूं कितना स्पीड से चल रहा है? स्पीड में मेजर कर नहीं सकता, स्पीड में मेजर कर नहीं सकता। बीच में पाइप के बीच में हो सकता है पहले ज्यादा स्पीड से मैंने डाला होगा, लेकिन बीच में दूध कम हो जाने की वजह से स्पीड थोड़ी कम हो गई होगी, क्या होगा स्पीड नहीं पता। यहां पे भी स्पीड मेजर कर नहीं सकता। हाँ, एरिया तो मुझे पता है स्मॉल है कैपिटल है, लेकिन स्पीड नहीं पता। एरिया इंटू स्पीड के प्रोडक्ट को हम कहते हैं रेट ऑफ वॉल्यूम। अब क्या करें? बर्नौली लिख लिया, बर्नौली से क्या हो जाएगा? हम यहां पे स्पीड मेजर कर ही नहीं पा रहे, तो हम क्या करते हैं? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाते हैं। यहां पे जो स्पीड है v1 इंटू कैपिटल ए बराबर यहां पे स्पीड है v2 इंटू स्मॉल ए, वो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो के बराबर होगा, ये हम जानते हैं। ठीक है सर, ये आप जानते हो। अब एक काम करो, आप P2 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो इधर ले आओ, ये हो जाएगा आपका V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। अब V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर आएगा, ये सही है।
अब आप V1 V2 को मेजर कर नहीं पा रहे हैं, नहीं, तो V1 की वैल्यू यहां से लिख लीजिए, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो बटा कैपिटल ए। V2 की वैल्यू रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो फॉर स्मॉल ए, तो ये हो जाएगा हाफ रो। V2 को क्या लिखेंगे, V2 को लिखेंगे रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो बटा स्मॉल ए माइनस रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो बटा कैपिटल ए। अब हमें ये पता है, ये पता है, ये वाली टर्म निकालनी है। क्या यहां तक आपको समझ आया? दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड दिस इज नथिंग बट बर्नौली। ये आ गया। लेकिन सर ये P1 और P2 भी तो अननोन है। नहीं, यहां पे जो प्रेशर होगा, मान लो यहां तक इस मिड पॉइंट से H1 हाइट तक लिक्विड फील्डेड है, तो यहां पे प्रेशर हम रो GH1 कह सकते हैं और यहां पे प्रेशर हम कह सकते हैं रो GH2। और ये हाइट तो मैं यहां पे मीटर स्केल लगा दूंगा, हाइट मेजर कर लूंगा, हाइट मेजर कर लूंगा तो मैं प्रेशर मेजर हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं रो G H1 माइनस H2 और ये रीडिंग में मेजर कर लूंगा आसानी से। मैंने उधर स्केल लगा दिया है, कितने हाइट तक ऊपर लिक्विड गया वो मैं मेजर कर लूंगा। तो सर हो गया, फिर तो काम ही हो गया, रो से रो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, रो से रो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से कैपिटल बाई स्मॉल ए में से रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो बाहर निकाल लो। रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो जैसे मैं बाहर निकालूंगा, ये टर्म आएगा 1 अपॉन स्मॉल ए माइनस 1 अपॉन कैपिटल ए इज इक्वल टू GH1 माइनस H2। अच्छा, यहां पे स्क्वायर था, सॉरी शक्तिमान, स्क्वायर था, तो ये पूरा टर्म में स्क्वायर आएगा ना, स्क्वायर था, वही मैं कहूँ कुछ गड़बड़ है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो ये आएगा रूट अंडर GH1 माइनस H2। अब ये तुम्हें एग्जैक्टली ना तो याद रखना है ना तो ड्राइव करना है। ये तो पूरा बोर्ड वाला काम हो गया कि वेंचुरीमीटर ड्राइव करके देखा, कुछ नहीं। इस पूरे में तुम्हें सीखने का जो मिला है वो 3 चीजें सीखने का मिला है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो तुम जानते थे, बर्नौली जो मैं 20 बार लगा चुका। तीसरा क्या सीखने को मिला? तीसरा ये सीखने को मिला कि यहां पे जो प्रेशर है उसको हम रो GH1 लिख सकते हैं, बस और कुछ नहीं। यहां पे तुम आंसर निकालोगे तो मैं आंसर डायरेक्ट निकालो, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो हो जाएगा, प्रोडक्ट होके यहाँ पे स्क्वायर जाएगा, तो स्मॉल ए कैपिटल ए डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं, और नीचे आ जाएगा तुम्हारा कैपिटल ए का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल ए का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख देता हूँ स्मॉल ए कैपिटल ए GH1 माइनस H2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर कैपिटल ए का होल स्क्वायर माइनस कैपिटल ए का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल ए का होल स्क्वायर का रूट। एक बार देख लेना अच्छे से, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, समझ में आया? तो ये रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो आप यहाँ से निकाल लीजिए, कोई खास बात नहीं, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो यहाँ से निकाल लीजिए, यही आएगा, बिल्कुल सही बात है। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं सर यहाँ पे H2 माइनस H1 आना चाहिए, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? बहुत ईजी है बेटा, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। यहां से आप निकाल सकते हैं रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। इसमें बस आपको जो सीखने वाला टर्म था वो यही था। अब होता है वर्किंग ऑफ वेंचुरीमीटर इज बेस्ड ऑन, वेंचुरीमीटर की वर्किंग किस पे बेस्ड है? वेंचुरीमीटर की वर्किंग बेस्ड आर्किमिडीज नहीं बर्नौलीज प्रिंसिपल पे। टोरिसेली बताया था ना, टोरिसेली का लॉ कौन सा है भाई? टोरिसेली जो उसने तुम्हें वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स दिया था। पास्कल लॉ तुम जानते हो, आर्किमिडीज जानते हो, ये है बर्नौलीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन। वेंचुरीमीटर इज नथिंग बट बर्नौलीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन। अब आते हैं हम मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट क्या होता है? मैग्नस इफेक्ट ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि स्पिनर जो होता है वो बॉल को, जैसे फास्टर जो होता है बॉल को ऐसे पकड़ता है, देखिएगा बॉल को ऐसे पकड़ता है और सीधा बॉल को पकड़ के सीधा ऐसे फेंकता है, ऐसे। तो उसके बॉल से जब उसके हाथ से जब बॉल बाहर जाता है तो सीधा जाता है, एकदम सीधा स्ट्रेट। लेकिन स्पिनर बॉल को ऐसे पकड़ता है। हरभजन सिंह को देखना, स्पिनर बॉल कैसे पकड़ता है, टेढ़ा पकड़ता है, और बॉल जब फेंकता है तो वो स्पीड भी देता है और थोड़ा घूमते हुए जाता है। तो घूमते हुए जाने से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए मैं बताता हूं। फुटबॉल विदाउट स्पिनिंग, ये फुटबॉल मानो या बॉल मानो, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, फुटबॉल विदाउट स्पिनिंग। तो देखना ध्यान से, ये फुटबॉल V0 वेलोसिटी से आगे गया, वेलोसिटी ऑफ फुटबॉल, वेलोसिटी ऑफ फुटबॉल, बॉल वेलोसिटी ऑफ बॉल, ये वेलोसिटी ऑफ बॉल आगे की तरफ है। जब यहां पे वेलोसिटी बॉल था, जब यहां पे बॉल था, इसके चारों तरफ एयर है, लेकिन जहां पे बॉल था वहां पे तो एयर नहीं है, समझ नहीं है। अब जब बॉल आगे बढ़ेगा तो जैसे ही बॉल अपने पोजीशन से यहां से आगे बढ़ेगा तो यहां पे वैकेंट स्पेस छोड़ के जाएगा। अरे भाई एयर तो चारों तरफ है, लेकिन यहां पे एयर थोड़ी ना, जहां पे बॉल है, बॉल आगे गया तो यहां पे खाली जगह होगा। हाँ, यहां पे जैसे ही बॉल यहां से बॉल भाग के यहां गया तो यहां पे खाली जगह हो गया। अब इस वैकेंट स्पेस को भरने के लिए एयर मॉलिक्यूल पीछे आएगा। एयर मॉलिक्यूल क्या होगा? पीछे आएगा। तो पीछे एयर मॉलिक्यूल यहां पे भाग के आएगा,
एयर मॉलिक्यूल भाग के आएगा, मतलब एयर फ्लोइंग हो जाएगा, एयर की डायरेक्शनल फ्लो होगी। सुनो, दो चीजें होती है, रैंडम मोशन और डायरेक्शनल फ्लो। मैं यहां पे खड़ा हूं, बहुत ही शांत वातावरण है, मुझे मजा आ रहा है, क्या यहाँ एयर रेस्ट में है? नहीं, एयर मूविंग विथ वेरी हाई स्पीड, बट वेलोसिटी ऑफ एयर इज जीरो, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल रैंडम स्पीड में। जब केमिस्ट्री में भी आप, फिजिक्स में भी आप आरएमएस निकालते हैं तो आरएमएस स्पीड होता है, वेलोसिटी नहीं। गैसियस मॉलिक्यूल का आरएमएस वेलोसिटी जीरो हो जाता है, लिख लीजिए, सवाल भी पूछे जाते हैं। आरएमएस वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब डायरेक्शनल फ्लो। एयर रैंडम मोशन में लेकिन डायरेक्शनल फ्लो नहीं है। लेकिन जैसे ही बॉल यहां से खाली जगह छोड़ के जाएगा तो एयर का डायरेक्शनल फ्लो आएगा, एयर पीछे आके इस जगह को फिल करेगा। सर इधर वाला भी तो एयर आ सकता है, हाँ इधर वाला भी एयर आएगा, तो हर तरफ से एयर आएगा, फिल करेगा, लेकिन जो इफेक्ट आएगा उस इस एयर की वजह से आएगा, एक्स्ट्रा हम देखेंगे। तो एयर यहां पे आ गया। बॉल के पास सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन था, बॉल विदाउट स्पिनिंग, मतलब बॉल घूम नहीं रहा है। फास्ट बॉलर ने बॉल को फेंका है, किसने फेंका है? फास्ट बॉलर ने बॉल को फेंका है। फास्ट बॉलर के पास सिर्फ होता है ट्रांसलेशनल मोशन। फास्ट बॉलर के पास क्या होता है? सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, तो दोनों तरफ एयर की वेलोसिटी ऊपर और नीचे सेम होगी। अब स्पिनर क्या करता है कि स्पिनर बॉल को ऐसे फेंकता है, ऐसे। देखना, थोड़ा सा स्लो करके देखना इसको। स्पिनर ऐसे फेंकता है, स्पिनर का बॉल ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, मतलब बॉल आगे बढ़ रहा है और उसके पास एक रोटेशनल मोशन भी है, ऐसे ऐसे। समझ आया? इस बात का फील आया? ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, बॉल ऐसे जा रहा है, ऐसे बॉल घूम रहा है, ऐसे। अब जैसे बॉल घूमता हुआ आगे गया, ऐसे घूमता हुआ आगे गया, तो एयर पीछे भागा वैकेंट स्पेस को भरने के लिए। अब यहां पे इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं ए, बॉटम पॉइंट को, अपर पॉइंट को नाम दे देता हूं बी। मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए एट द बॉटम सरफेस। यहां पे ए पॉइंट की वेलोसिटी किधर है? सर टेंजेंशियल वेलोसिटी ए पॉइंट के कुछ पीछे है और बॉल के ट्रांसलेशन मोशन की वजह से आगे है। तो यहां पे दो वेलोसिटी आएगी, बॉल की एक वेलोसिटी आगे और घूमने की वजह से पीछे। स्पिनर बहुत तेजी से घुमा के फेंकता है, तो मान लो नेट की बॉल की नेट वेलोसिटी कुछ पीछे आ गई और एयर भी पीछे जा रहा, तो यहां पे एयर की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए आएगा, वो कम आएगा। जब भी दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो रिलेटिव स्पीड कम होता है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर बी की बात करेंगे, तो सोच के बताइए बॉल कहां जा रहा है? सर आगे, तो ट्रांसलेशनल मोशन बी का आगे। और अपर मोस्ट पॉइंट पे बॉल ऐसे घूम रहा, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी बॉल का टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा? देखो बॉल ऐसे घूम रहा, देख ध्यान से, बॉल ऐसे घूम रहा, तो टेंजेंशियल पॉइंट ऊपर, जो टेंजेंशियल पॉइंट उसकी वेलोसिटी क्या किधर होगी? आगे की तरफ, और नीचे वाले की पीछे की तरफ। तो एक टेंजेंशियल वेलोसिटी इसमें और ऐड हो जाएगी, तो दो वेलोसिटी आ जाएंगे बॉल का। कितने वेलोसिटी आ जाएंगे? दो वेलोसिटी आ जाएंगे आगे की तरफ। ये वेलोसिटी ऑफ बॉल का नेट इफेक्ट हो गया। अगर मैं पूछूं वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू बी पॉइंट, तो ये आगे भाग रहा और एयर पीछे भाग रहा, और अपर मोस्ट वाला जो पॉइंट है बहुत तेजी से जा रहा होगा। ये तो मैंने आपको रोलिंग मोशन में भी समझाया था कि ट्रांसलेशनल वेलोसिटी वी और ओमेगा से घूम रहा है, तो आगे ही वी होगा, आगे आर ओमेगा होगा। बॉटम पॉइंट पे आगे वी होगा, पीछे आर ओमेगा होगा, तो ये ज्यादा होगा, ज्यादा वेलोसिटी होगा। तो यहां पे एयर की वेलोसिटी ज्यादा है, ऊपर में एयर की वेलोसिटी ज्यादा है, नीचे एयर की वेलोसिटी कम है, तो बॉल क्या होगा? ऊपर ड्रिफ्ट कर जाएगा, ऊपर ड्रिफ्ट कर जाएगा। अचानक से बॉल सीधा चलते 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 हवा में उठ जाएगा। यही तो होता है जब फुट का बॉल को हम थ्रो करते हैं, तो बॉल सीधे ना जाते हुए घूम के अंदर घुस गया। देख मुरलीधरन कई बार स्पिनर क्या करता है? बॉल को ऐसे फेंकता है, ऐसे घुमा के फेंकता है, मेरे हाथों में देखना, ऐसे ऐसे फेंकता है। कई बार बॉल को ऐसे फेंकता है, जानबूझ के। देखो ऐसे ऐसे बॉलिंग करता है, देखना ध्यान से, मैं तुम्हें बॉलिंग करके दिखाता हूं। हरभजन सिंह का स्टाइल क्या है? हरभजन सिंह का स्टाइल क्या है? ऐसे फेंकता है, ऐसे
अब बॉल को ऐसे पकड़ के ऐसे फेंक रहा है, तो उसने बॉल को ये मोशन दिया, ये मोशन दिया, हाई वाला मोशन दिया। अब क्या होगा कि जैसे ही ये बॉल ऐसे घूमता हुआ आगे जा रहा है, एयर भाग के पीछे वाले जगह को फिल करने आएगा। ये बॉल मेरी तरफ पीछे भाग रहा है और एयर भी पीछे, तो रिलेटिव वेलोसिटी कम हो जाएगा। इस तरफ बॉल आगे, एयर पीछे, तो इधर रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इधर रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम, और इधर प्रेशर ज्यादा, तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ बॉल अचानक से घूम जाती है। जैसे यहां पे देखा होगा बहुत ही सरप्राइजिंगली, मुरथैया मुरलीधरन जब बॉलिंग करता है, कहां गया मुरथैया मुरलीधरन, आजा, अरे ये वाला आजा, देखो जब मुरथैया मुरलीधरन बॉल फेंकता है तो ऐसे जा रहा होता है बॉल, देखो टप्पा खाता है और ऐसे घूम रहा होता है, ऐसे घूम रहा होता है, ऐसे ऐसे घूम रहा होता है, जैसे टप्पा खाया और बॉल ऐसे घूमा, ऐसे घूमा, तो ये आगे, ये पॉइंट आगे, देखो ना ये पॉइंट आगे, और इधर वेलोसिटी नहीं, ऐसे घुमाता है बॉल को, सॉरी, ऐसे टप्पा खाया, बॉल ऐसे घूम रही, बॉल ऐसे घूम रही, तो इधर वेलोसिटी पीछे और एयर की भी पीछे, तो इधर कम वेलोसिटी, जिधर वेलोसिटी कम, जिधर वेलोसिटी कम हो जाएगी, इधर वेलोसिटी कम, तो प्रेशर ज्यादा, उधर प्रेशर कम, तो इधर हाई प्रेशर हो जाएगा एयर का, उधर लो प्रेशर हो जाएगा, बॉल टप्पा खाने के बाद सीधा ना जाके घूम जाएगा थोड़ा। ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन रामलाल के जीवन की समस्या एक ये भी थी कि फास्ट बॉलर बॉल को हमेशा खींचता क्यों है? क्या बॉल पुराना हो जाता है, उसको नया बनाने के लिए खींचता है? आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, आप बहुत ही क्रिकेट के फैन हैं, बहुत जोरदार तरीके से विराट कोहली के फैन है, तो आप बताइए कि वो बॉल को खींचता क्यों है, घिसता क्यों है, बताओ। नया रखने के लिए खींचता है क्या? नहीं। और सुनो, बॉल को हमेशा एक ही तरफ से खींचता है वो। सर क्या बात कर रहे हो, हमें तो पता ही नहीं था। हाँ तो सुन ले, नहीं कई लोगों को पता होगा, ऐसी बात नहीं है। बॉल को एक ही तरफ से खींचता है। वो क्या करता है कि बॉल जमीन पे जब पड़ता जाता है, बॉल नया होता है, एकदम चमकीला होता है, तो नया बॉल कभी भी ड्रिफ्ट नहीं करता है, स्पिन नहीं करता है, घूमता नहीं है हवा में, स्विंग नहीं करता है। नया बॉल कभी भी स्विंग नहीं करता है। कौन सा बॉल स्विंग करता है? पुराना, क्योंकि नए बॉल में क्या होता है, हर तरफ चिकनापन होता है। अब पुराने बॉल में क्या होता है कि बॉल घिसता जाता है, जब बॉल घिसता जाता है तो रफ होता जाता है। जैसे देखो ये हो गया, बॉल कहीं से टूट जाएगा, बॉल का जो स्मूथनेस होता है ना, खत्म होते जाता है, ऐसा हो जाता है बॉल। बॉल देखो ऐसा हो गया, ध्यान से देखो, बॉल ऐसा हो गया, बॉल रफ हो गया, ऐसा ले, ऐसा हो गया बॉल। और दूसरी तरफ से फास्ट बॉलर क्या करता है, इसको घिस घिस के ऐसे घिस के चिकना बनाता रहता है। मान लो पुराना हुआ, खुरदुरा हुआ, तो उसको खींच के चिकना बना देता है। स्पिनर को भी देखा होगा तुमने, देखा होगा हरभजन सिंह ऐसे करता रहता है। अरे क्या कर रहे हो भैया, पुरान हो गए का? नहीं, वो खींच के घिस के इसको स्मूथ बनाता है। और एक तरफ वो बार बार खींच के स्मूथ बनाता रहता है, एक तरफ स्मूथ बनाता है और दूसरी तरफ रफ बनाता है, एक तरफ स्मूथ दूसरी तरफ रफ, एक तरफ स्मूथ दूसरी तरफ रफ। अब होता क्या है कि उसने बॉल फेंका, सीधा फेंका, मान लो सीधा फेंका, तो ये इधर रफ है और इधर स्मूथ है। अब जिधर रफ है, चलो मैं यहां पे बात कर लेता हूं, इसको छोड़ो, ये बॉल है, यहां पे देखो ये रफ जैसा हो गया और ये स्मूथ है, चिकना है। अब क्या होगा, यहां पे जो एयर भाग के आएगा, इस खुरदुरापन होने की वजह से यहां पे एयर की वेलोसिटी कम होगी, और यहां पे स्मूथ है, एयर फिसल जाएगा, तो यहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, अधिक होगी, तो यहां वेलोसिटी एयर की ज्यादा, यहां पे रफनेस की वजह से रिलेटिव स्पीड एयर की कम हो जाती थोड़ी। तो चिपकेगा ना, बहुत तेजी से भागेगा तो यहां एयर आगे चिपकेगा, डिप है, गड्ढा है, तो एयर फंसेगा, थोड़ा चिपकेगा, तो रिलेटिवली ऊपर की स्पीड कम और नीचे एयर की स्पीड ज्यादा। एयर की स्पीड नीचे ज्यादा होगा, स्मूथ सरफेस है, फिसल जाएगा, ज्यादा स्पीड होगा, यहां स्पीड ज्यादा तो प्रेशर कम, यहां पे प्रेशर ज्यादा, तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ बॉल घूम जाता है। इसीलिए बॉलर बार बार उसको घिसने की कोशिश करता है। समझ में आ गया? तो आज के लेक्चर में हमने इतना बात किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में चलिए आपको विस्कोसिटी पढ़ाएंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में विस्कोसिटी की बात करते हैं। एक चीज नोटिस करिएगा तब तक आप, कि जैसे मान लो कि मैं बॉल को या फिर किसी इसको बात करो, इसकी बात करो, ये ज्यादा डेंसिटी की हो गया। डूबने वाली चीज कौन सी होगी, ये डूबेगी क्या?
हाँ थोड़ी सी डूब सकती है। जैसे देखो अगर मैं इसको रखूं तो ये थोड़ा डूबा है ना, देखो थोड़ा डूबा है, थोड़ा तो डूबा ना नीचे, देखो डूबा हुआ है, थोड़ा तो डूब गया। देख देख तू ध्यान से देख कितना डूबा है, ये सब डूबा हुआ है, अच्छा खासा डूबा हुआ है। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देखिए ये पोर्शन डूबा हुआ है। तो इसको मैं अगर धीरे से रख दूं तो ये पोर्शन इसका देखो डूबा हुआ है। अगर मैं इसको तेजी से फेंकूं, तेजी से फेंकूं तो ये नहीं डूबेगा, वो रिफ्लेक्ट होगा ऊपर से ही। तुम्हें लग रहा होगा डूब गया, चलो ये एग्जांपल छोड़ो। ये देखो एक्सपेरिमेंटली जो थ्योरी को फील कराना बहुत मुश्किल चीज होता है, मैं दूसरे तरीके से कराता हूं। एक काम करो, तो एक काम करना, बकेट में एक बाल्टी पानी लेना और उस पानी में हाथ को बड़े प्यार से धीरे से छोड़ देना, रख देना, मतलब समझना ये मेरा नहीं है, पानी का हाथ हो गया। धीरे से रख के छोड़ देना तो ये हाथ धीरे 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 पानी में डूब जाएगा। ठीक है, बहुत प्यार से। और दूसरा केस, हाथ को पीछे ले जाना और बकेट में लबालब पानी भरा है, जोर से पानी पे मारना और कोशिश करना बहुत तेजी में मार के हाथ को बहुत तेजी में अंदर ले जाना, देखना क्या होता है। और जब तुम पानी में हाथ को धीरे से रख के छोड़ दोगे तो देखना क्या होता है। एक्सपेरिमेंट करके आना कल, बहुत जरूरी है। क्या करोगे बताओ, पहले आराम से पानी पे हाथ रख दोगे, सरफेस पे कुछ छोड़ दोगे, एकदम ढीला छोड़ दोगे, तुम्हारा हाथ अपने आप पानी में डूब जाएगा। और दूसरा, हाथ को एकदम तेजी में पीछे से ले आना और बहुत तेजी में बाल्टी के सरफेस पे पानी भरा उस पर मारना एकदम तेजी में, और देखना क्या होता है। ये जरूर करना बेटा, एक्सपेरिमेंट करोगे तभी थ्योरी का तुम्हें फील आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम विस्कोसिटी, फ्लूइड फ्रिक्शन, स्टोक्स लॉ और क्रिटिकल वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।